वी हैव टोल्ड द बिगेस्ट लाई ऑन द प्लैनेट। मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ, ये हम ज्ञान दे रहे हैं कि वेल्थ ऐसे बनती है, और हमने उसी तरीके से अगर बना के नहीं दिखाई। मैं कई पॉडकास्ट में कहता हूँ हम लोग भगवान को क्यों मानते हैं, क्योंकि भगवान चमत्कार करता है। मुझे बस लोगों को ये कंपाउंडिंग में मनवाना है कि ये कंपाउंडिंग चमत्कार है, ये रियल हीरो है, मैं हीरो नहीं हूँ। जब 2024 में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तब आप नहीं पूछते हो कि शुड आई गेट आउट ऑफ द मार्केट और शुड आई बुक सम प्रॉफिट्स। ऐसे हाई रिस्क से एक ही चीज निश्चित है कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है। कि लोग मेरे से बोलते हैं कि आर यू वैल्यू, आर यू ग्रोथ, ऐसे नो स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉरएवर। एक ही चीज मार्केट में लिखित है। जिस समय आप मेरे से पूछने आते हो कि SIP रोक दूं क्या, हिस्टोरिकली देखो वो ही समय है जब आपको इन्वेस्टेड रहना है। कि द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स वर द फंड्स व्हिच। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बोला लेट्स डू दैट मैथ्स, जिसमें कि म्यूचुअल फंड का 12% हम लेकर के चलेंगे। सो मच ऑफ इट, यू डोंट नो एनीथिंग, गो एंड स्टडी फर्स्ट, देन आफ्टर दैट कम एंड टॉक अबाउट इट। डू यू अंडरस्टैंड कि आप पिछले 15 साल की हिस्ट्री के बेसिस पर आप पूरा फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ द स्टोरी, सो हम पिछली स्टोरी में ही फंसे रह जाते हैं। आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, जितने कम डिसीजंस लाइफ में लोगे ना, उतने ज़्यादा राइट डिसीजंस होने के चांसेस हैं। तो आप जब खुद के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो आप कैसे करते हो? Follows the same strategies, which is what we call। एंड सर, आपका नंबर कहाँ पहुँच गया अभी तक? सो लास्ट टाइम वी स्पोक, आई थिंक हम 30-35 लाख की SIP पे थे ऑन अ मंथली बेसिस। जो भी हमारा पहला पॉडकास्ट देखें और अभी देख रहे हैं, तो उनको बताता हूँ कंपाउंडिंग इसको कहते हैं। सो अभी वो नंबर 60 के आसपास है, 59 पॉइंट समथिंग। अमित सर, देवराम, जैसे गजेंद्र सर का वी हैव एन आइडिया, द इंटरनेट नोस की द एम इज टू मेक 100 CR ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, मेक मनी आउट ऑफ दैट, एंड देन बाय अ रोल्स रॉयस एंड देन शो टू द पीपल कि हाँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत आराम से वेल्थ बन सकती है, गिवन कि आप वो प्रोडक्ट के साथ स्टिक बाय करो और बन जाता है पैसा। मैम, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? कि क्या नंबर है आपका? व्हाट इज द एंड गोल? I never had a numerical end goal. मतलब बचपन में भी जब वो इफ आई विन अ लॉटरी वाला जो ऐसे होता था, मेरे लिए दो ही चीजें होती थी, बाय ऑल द बुक्स आई वांट टू बाय, ट्रैवल वेयर एवर आई वांट टू ट्रैवल। तो एक चीज और भी है व्यूअर्स के लिए कि whatever you want to spend on, think about whether it's bringing you joy, or is it you are just doing it because that's the done thing। कि लेटेस्ट iPhone खरीदना है because सब लोग खरीद रहे हैं, मुझे मालूम भी नहीं है कि पिछले वाले वर्जन से अब में क्या चेंज हुआ है। So I have not been a big I mean I don't have expensive tastes in cars and jewelry and this and that, so I was very focused कि मुझे क्या चाहिए, and by God's grace now I have a home with the best view in Mumbai and so वो सब है। उसके अलावा for me the objective has always been learning, so this is one career where 30+ years on you are still learning every day। ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला कि मैं बोलूं मुझे सब आ गया, मुझे मालूम है एग्जैक्टली बाजार कल क्या करेगा, वो दिन तो आने नहीं वाला है, which means that you always have learning to do। So for me the big thrill in life, if I look back from the time I was a child to now, has been learning। That's what gives me the most joy। मजा सबसे ज्यादा उसी में है। बाकी तो numbers you already have more than what you will spend in this lifetime, so उसके अलावा क्या चाहिए? कोई साथ लेके तो नहीं जाने वाला है। True। And Amit sir, what about you? What is the end goal? Is there a number आपके माइंड में जो है? नहीं, तो मैं आई वुड से दैट थोड़ा सा मैं दोनों सिचुएशन के बीच में रहा। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से दैट कि मैं एड पैसे के लिए बड़ा एक नंबर का भी वैल्यू था, एक अपना ग्रोथ भी उससे ही एसोसिएट करता रहता था कि इतना होगा तो इतना वैल्यूएबल लगूंगा या वट एवर इट इज। देन आफ्टर अ पॉइंट आई गेस एक टाइम आया जब ये समझ में आने लगा जो मैम बोल रही हैं कि शायद वो ऐसे नंबर से कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। एंड द मोमेंट आई रियलाइज कि अभी इस नंबर के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा मेरी जिंदगी के, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट सीइंग कि मुझे इस तरीके की जिंदगी जीनी है। गजेंद्र जी, आपका रोल्स रॉयस का सपना है, मेरा ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब मेरे लिए ये है कि अभी इसके बाद कुछ ऐसा मुझे करना नहीं है जिसको कि मुझे अचीव करना है। तो फॉर मी वॉट एवर दैट आई हैव, इफ आई एम एबल टू सस्टेनेबली मेंटेन एंड ग्रो इट इन अ सस्टेनेबल फैशन, मतलब जो कि कोई ऐसा चेज में नहीं है,
तो उतना काफी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अब वो गोल्स जो है वो बदल गए, मतलब अभी दैट गोल हैज चेंज्ड इनटू मोर ऑफ अ, लाइक मैम सेड दैट अबाउट लर्निंग. मतलब मेरे लिए आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट गोल हो चुका है वो है फ्रीडम. कि फ्रीडम टू चूज व्हाट आई डू ऑन अ एवरी सिंगल डे. एंड आई एम नॉट, मैं वो इतने लंबे तक भी नहीं बात कर रहा हूँ कि सालों में मैं जो करूँगा, मैं कल क्या करूँगा, क्या मुझे आज फ्रीडम है कि मैं कल चूज कर सकता हूँ कि कल मुझे ये करना है. करेक्ट. तो दिस इज नाउ इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ डेफिनेशन फॉर मी कि जो भी सीखने के लिए या करने के लिए अगर मुझे रोज ये फ्रीडम मिलती है, उतना पैसा जितना मुझे सफिशिएंटली सस्टेन कर सकता है इस चीज को, उतना काफी है. एंड सर अपना आपका नंबर कहाँ पहुंच गया अभी तक? So- लास्ट टाइम वी स्पोक आई थिंक हम 30-35 लाख की एसआईपी पे थे ऑन अ मंथली बेसिस. तो इसीलिए जो भी हमारा पहला पॉडकास्ट देखें और अभी देख रहे हैं तो उनको बताता हूँ कंपाउंडिंग इसको कहते हैं. सो अभी वो नंबर 60 के आसपास है, 59 पॉइंट समथिंग. बट द बिगर पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन आई एम नॉट रनिंग आफ्टर द नंबर्स. वो तो जस्ट एक माइलस्टोन है. वन इडियट मूवी जो है चेंज माई लाइफ. मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खुद के लिए भी नहीं लेनी है. करेक्ट. हमारे व्यूअर्स के लिए एक्चुअली में सी क्या होता है, देखो वी आर ऑल इनटू वेल्थ इन सम सॉर्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट है. लोग हमें एक्सपर्ट समझते हैं, राइट? आज आपने हमें बुलाया थिंकिंग एज एन एक्सपर्ट, राइट? तो अगर मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ, ये हम ज्ञान दे रहे हैं कि वेल्थ ऐसे बनती है, और हमने उसी तरीके से अगर बना के नहीं दिखाई, करेक्ट, वी हैव टोल्ड द बिगेस्ट लाई ऑन द प्लैनेट, राइट? आज वॉरेन बफेट को सारी दुनिया क्यों याद रखती है, पूछती है? जब वो ओमाहा में एनुअल एजीएम करते हैं, 50,000 वर्ल्ड के बेस्ट मनी मैनेजर्स जाते हैं. करेक्ट. वहाँ कोई रिटेल इन्वेस्टर भी अमेरिका के जाते हैं, बट बहुत सारे मनी मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स जाते हैं, क्योंकि उस इंसान ने करके दिखाया है, राइट? तो मेरा भी यही है कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि आप लाइफ में 10 करोड़ 15 करोड़ बना सकते हैं, मैंने उसी तरीके से करके दिखाया क्या. तो दैट इज वाई. और ये रोल्स रॉयस लाने का भी मकसद है कि मैं आई केम टू मुंबई इन 2004. अमित से मैं बात कर रहा था. अमित इंसिडेंटली केम टू मुंबई इन पुणे इन 2004. तो एक ही जर्नी है. 21 साल हो गए. मुझे ये बताना है कि एक कॉमन आदमी, एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी हाई एंड फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास. मेरी 30,000 रुपए की तनख्वाह थी मुंबई में जब आया तब. 25 साल अगर आप डट कर रहो और आप एक विजन लेते हो तो आप रोल्स रॉयस खरीद सकते हो. एक कॉमन आदमी अगर रोल्स रॉयस खरीद सकता है एसआईपी के थ्रू, तो दुनिया में आप कुछ भी खरीद सकते हो. तो और क्या होता है ना कुणाल, मैं हमेशा मैं कई पॉडकास्ट में कहता हूँ, हम लोग भगवान को क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान चमत्कार करता है, राइट? जब आप एकदम मुश्किल में हो जाते हैं तब आप लास्ट में डॉक्टर भी बोल देते हैं बस अब भगवान ही बचा सकता है, राइट? वही चमत्कार कर सकता है. तो जिस दिन रोल्स रॉयस आ जाएगा ना, वो एक चमत्कार है कि आपने बोला और आपने करके दिखाया. तो मुझे बस लोगों को ये कंपाउंडिंग में मनवाना है कि ये कंपाउंडिंग चमत्कार है, ये रियल हीरो है. मैं हीरो नहीं हूँ, फंड मैनेजर हीरो नहीं है, टाइम हीरो है. करेक्ट. और 10,000 या 50,000 की एसआईपी करके आप अपनी मर्सिडीज ला सकते हो, BMW, फरारी, कुछ भी ला सकते हो. तो जिस दिन ये चमत्कार हो जाएगा उस दिन ये टेंजिबल हो जाएगा. अभी हम लोग सारे पॉडकास्ट में बात करते हैं सेंसेक्स ने 40 साल में ये वेल्थ बनाई है. किसने बनाई है? लोगों ने तो नहीं बनाई. किसी ने मतलब बहुत एक आदमी बनाई है. तो लोगों को कनेक्ट नहीं होता है. मतलब ऑन द एवरेज तो सेबी का डेटा तो यही है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 2 साल भी इन्वेस्टेड नहीं रहता है. करेक्ट. एंड अभी वन ऑफ द म्यूचुअल फंड उनके 25 साल हुए तो दे वेंट बैक एंड दे सेड कि 23 ही लोग हैं जो 25 साल तक इन्वेस्टेड रहे. 23 ही लोग. और जब म्यूचुअल फंड की बात So करें उसका इसीलिए मैं टेकर भी बोलती हूँ 18-20% कंपाउंडिंग तो थियोरेटिकल नजर आती है ऑन पेपर, पर इन हाइंडसाइट आप बोलोगे भी कि हाँ मैं तो यहाँ निवेशित रहता, लेकिन आप रहते हो कि नहीं. आई मीन व्हेन माय बुक केम आउट अभी so in February I did a lot of these podcasts and in all of them I'm saying that if you were waiting for a correction to invest, have you invested? Correct. बस तब तो निफ्टी 22,000 की रेंज में था. Correct. पर होता यही है कि एंड क्वेश्चन भी आप गलत समय पे पूछते हो. जब 2024 में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तब आप नहीं पूछते हो कि शुड आई गेट आउट ऑफ द मार्केट और शुड आई बुक सम प्रॉफिट्स. तब तो मतलब लोग मेरे पास आके कहते थे कि मैम व्हाई डू यू मैनेज कंजर्वेटिवली, आई वांट टू टेक हाई रिस्क एंड गेट हाई रिटर्न्स. आई सेड हाई रिस्क से एक ही चीज निश्चित है कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, हाई रिटर्न आपको कोई लिख के नहीं दे रहा है. तो वन ऑफ माय गाइज केम टू मी एंड सेड कि यू नो आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे सेड कि आपकी मैम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर
वो तो मदर टेरेसा की तरह बात करती हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। आप स्मॉल कैप स्कीम लॉन्च करो, सेक्टर स्कीम लॉन्च करो, लेकिन ये तो वो बाद में ही समझ में आता है, बिकॉज सेंटिमेंट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मैंने कहा जिस समय आप मेरे से पूछने आते हो कि एसआईपी रोक दूं क्या, आप हिस्टोरिकली देखो वो ही समय है जब आपको इन्वेस्टेड रहना है, जब आपको लगता है सब अच्छा ही अच्छा है, तब आप एक बार रुक के सोचिए कि हाँ कुछ बुक करूं कि नहीं करूं। करेक्ट, क्योंकि हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मतलब वो एक्चुअली बहुत ही कॉन्ट्रेरी टू द जो होना चाहिए इन्वेस्टिंग अप्रोच, उसकी हमेशा अपोजिट ही चलती है। अभी फैमिली में भी डिस्कशन चलते तो लोग गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, हाँ, क्योंकि पिछले एक साल का ईयर टिल See, Exactly. और एक्चुअली आप डेटा देखो ना, इफ यू चेज व्हाट हैज डन वेल ऑफ लेट, व्हाटएवर इट इज, एसेट क्लास हो, कंट्री हो, सेक्टर हो, सिस्टमैटिकली यू विल अंडर परफॉर्म। म्यूचुअल फंड स्कीम भी भले ही हो, कुछ भी कुछ भी वो जो भी मतलब स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी हमेशा सेम नहीं काम करती। लोग मेरे से बोलते हैं कि आर यू वैल्यू, आर यू ग्रोथ, ऐसे नो स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर एवर। एक ही चीज मार्केट में लिखित है, नो थीम लास्ट फॉर एवर, नो सेक्टर, नो कंट्री, नो एसेट क्लास, नो इन्वेस्टिंग स्टाइल। आई थिंक सर आपका भी इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी ऐसा ही है, जो चल गया है उसमें ना इन्वेस्ट करके जो शायद चलेगा आगे उसमें करें। आई थिंक contrarian philosophy, Howard Marks, I'm a big fan of this person, Howard Marks. So वो यही कहते हैं कि you know जो चीज मार्केट्स में दो ही रूल होते हैं, मार्केट्स विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल। अगर इक्विटी मार्केट्स वॉलेटाइल नहीं ना तो वो इक्विटी मार्केट है ही नहीं। करेक्ट, मार्केट का नेचर है वॉलेटाइल होना, और दूसरा मार्केट्स विल ऑलवेज बी सिक्लिकल। आज वैल्यू चल रहा है, कल ग्रोथ चल रहा है, आज चाइना चल रहा है, कल इंडिया चल रहा है, ये सब होना है। टाइम किसी को नहीं पता, कोई 5 साल चलेगा, कोई 10 साल। अभी यूएस 15 साल से वन वे ट्रेंड पे है, बट कभी ना कभी तो वो 10 साल अंडर परफॉर्म करेगा। लॉन्गेस्ट बुल रन रहा है, राइट। सो एंड अमित सेड 99% थिंग्स वो कि जो चल गया वो सेफ है, जो नहीं चला वो रिस्की है। मैं हमेशा उल्टा देखता हूँ, जो नहीं चला है वो सेफ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे फेवरेबल है, राइट। बट ये बात क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यू आर अगेंस्ट द क्राउड इन दैट सेंस एंड इट इज वेरी अनफेवरेबल। मैं आपको बताता हूँ, 3 साल पहले चाइना में अपने डिस्कस किए थे। चाइना में मैं डालना काफी इन्वेस्ट किया, हमने लास्ट किया था टेक फंड। तो सब मैं अच्छे फंड मैनेजर से बात कर रहा था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर बोलते हैं चाइना समझ में नहीं आता है, चाइना में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, हम नहीं डालेंगे पैसा, राइट। मैंने जस्ट कॉन्ट्राबेट लिया कि कंट्री तो खत्म नहीं हो जाएगी, इट कांट बी लाइक बांग्लादेश और यू नो श्रीलंका काइंड ऑफ थिंग, इट इज पोज्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और अभी एंड इट वाज द 30 टेक कंपनीज का बेस्ट फंड अलीबाबा से लेके, तो रिस्क कहाँ है, और 10,000 का इंडेक्स 5,000 पे आया हुआ है, करेक्ट, तो कहाँ है, और डाला, और आज कॉन्ट्रेरियन दैट इज गिवन 35% क्या, अगर सेम सर मैंने आपके साथ ही आप नास्डैक को देख लो, इंडिया में कब नास्डैक ईटीएफ्स और फंड्स आए, 2021 में, राइट। तो नॉट इन हाइंडसाइट मैंने उसी टाइम हर जगह टीवी पे आके कहा था कि नास्डैक हैज हैड अ फैबुलस रन। अब मतलब आप इस समय घुस रहे हो, द रिस्क रिवॉर्ड इज अगेंस्ट यू। उसके बाद 2022 में नास्डैक वाज अबाउट द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड, मतलब वो 42 इंडेक्स में नंबर 40 पे था। तब लोग मेरे पास आए कि अब निकल जाए क्या, मैंने कहा 40% घट गया है, अब नाउ यू आर कंपाउंडिंग अ बैड बाय विद अ बैड सेल। अ स्टॉक डाउन 40% कैन स्टिल बी अ सेल, अ स्टॉक डाउन 80% कैन आल्सो बी अ सेल, बट अ मेजर इंडेक्स डाउन 40% is almost never a sell. Indices are always a value buy. And it's a very valid point. She made a very valid point. अगर आप वो 42 इंडेक्स का लिस्ट देखें हर साल, मतलब जो 42 कंट्रीज का क्या परफॉर्मेंस है, वेरी ऑफन यू विल सी कि जो बॉटम 3 है वो अगले साल टॉप 3 में आ जाएंगे। और उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज विद रियल इश्यूज, लाइक लास्ट फ्यू इयर्स रशिया उसमें रहा है, श्रीलंका रहा है, टर्की रहा है, इवन देन देयर इज अ बाउंस बैक, राइट। यूरोप के काफी कंट्रीज तो वो आई एम सेइंग बिल्कुल जो एग्जैक्ट बॉटम, आई मीन नॉट दैट वी प्ले दैट स्ट्रेटजी बिकॉज इट्स अ रिस्की स्ट्रेटजी, बट आई एम सेइंग दैट्स हाउ इट इज, दैट इवन कंट्रीज विद रियल प्रॉब्लम्स जिसके कारण वो घटे हैं, वो फिर भी एक बाउंस आता है। तो ये तो मतलब आपका Amazon का स्टोरी तो फेमस ही है एग्जैक्टली यही बेट पे, कि जब सारे टेक स्टॉक्स खराब किए थे, हाँ, आपने Amazon के बारे में लिखा। उस समय एक्चुअली every Wall Street firm had a sell on Amazon. All the people who had been talking up Amazon for years, जैसे मेरी मीकर थी उस समय की बड़ी फेमस analyst, she had been a big Amazon bull, and then she wrote a report. The headline was throwing in the towel on Amazon, कि मतलब अब लास्ट मैं भी निकल रही हूँ, कि मतलब ये मैं भी कह रही हूँ कि it's a sell.
एंड वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बाय. आई डोंट नो वो लोग देख क्या रहे थे, बिकॉज हमारा तो प्योर फंडामेंटल कॉल था कि Amazon had made a huge cash flow in the last quarter of 2000. तो कुछ 220 या 240 मिलियन डॉलर्स का कैश फ्लो बनाया था. हमने कंपनी से बात की कि हमको फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि इतना कैश फ्लो बना है ना, मतलब हमारा कैलकुलेशन तो ठीक है ना. दे सेड ओके. तो फिर वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बाय. उस समय अमेजोन का भाव था $15, which split adjusted at today's price is 75 cents. Right. So and Jeff Bezos wrote us an email saying thanks for the support because ours was the only buy on the street. And so I mean that is the thing. I am not contrarian for the sake of it, but I don't mind being in the minority of one. अगर मैंने जो काम किया है, देखा है कि ये this is what is happening, and if I am sure of that is then I'm okay with saying something which nobody else is saying. बट ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच स्टॉक में नहीं चल सकता है कि यू नो दिस इज इंडेक्स बेस्ड. एनी वेटेड एवरेज जो भी है. तो इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट अपसर्ज आपको, शी सेड आप सब चीज का वो चार्ट बनाइए, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे 10 साल का 15 साल का. आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड लीड इंडिकेटर कि एवरी ईयर कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, एंड उसमें अगर लोग उसको फॉलो करें सही से तो अच्छा पैसा बन सकता है. राइट. और अक्सर एक्चुअली सी ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ द स्टोरी. सो हम पिछली स्टोरी में ही फंसे रह जाते हैं. करेक्ट. सो अगर जैसे मैं देखती हूँ इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल, नाउ इन आवर पीएमएस वी वेंट ओवरवेट इन दैट इन October 21 बिकॉज हमारे सिस्टम्स में वो हाई रैंकिंग आने लगा. हम लोगों ने देखा चेक करके कि सब चीज ठीक है ना, ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, ये सब. Now people discovered it 2 years later in 2023 जब भाव already दुगना तिगुना चौगुना हो गए थे. Right. And the reason for that is as a human fund manager आपके दिमाग में था कि ये तो बेकार सेक्टर है, इसको देखना ही नहीं है. Because 2009 से लेके 2021 वो 12 साल उस सेक्टर में कोई रिटर्न नहीं दिया था. मतलब it had compounded at 2%. Correct. So people didn't want to look at it. But that's what a system forces you to do, to Correct. forget आपके पूर्वाग्रह क्या हैं, what are your preconceived Right. notions, and look at the facts and say whether or not you will overrule the system, not just because कि ये मैनेजमेंट खराब है या ये तो सेक्टर ही बर्बाद है. Not those kind of rules. मतलब सिस्टम में एक वो बोलते हैं broken leg analogy, that a system will be better at predicting, for example, whether someone will go for a concert. And you should overrule the system only if you know for a fact that that person has broken their leg and cannot go for the concert. So ऐसा नहीं arbitrarily आप नहीं overrule करो. So both ways I find this is what happens. 2020 में FMCG का बहुत बोलबाला था कि अरे stable cash flow, great brands. तो उस समय मैंने एक आधे घंटे का प्रोग्राम टीवी पे किया था कि just because you think the businesses are stable, and even if the businesses are stable, the stocks don't always give you return. The Hindustan Lever 1999 से 2010 तक कुछ रिटर्न नहीं दिया. उसमें तो खैर बिजनेस भी उनका कुछ नहीं हुआ था. अब लॉन्ग पीरियड, मतलब बाटा का 15 साल का रिटर्न 0 था. It used to be one of Rakesh's favorite stocks, Rakesh Jhunjhunwala. But so you have to always look at the facts, and also so when you are in that, जब FMCG का इतना ज्यादा था तब nobody was talking about ITC as FMCG because ITC का भाव नहीं चल रहा था. उसको लोग होटल zen goods So company when मान रहे थे. in 2021 our systems, the ITC was the first FMCG stocks they really liked, and we looked at it and we bought it. और वो 2-3 साल अपने top 5 performance पे रहा. Correct. So you have to forget your preconceived notions and look at the facts, which is very hard for a human being to do. एक्चुअली क्या होता है, सब लोग नैरेटिव्स में चले जाते हैं. बहुत लोग अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट भी, ईवी स्टोरी है, बैटरीज लगेगी, बट एवरीथिंग जैसे एनवीडिया मैक्स 7 आप ले लो, राइट, आने वाले टेक ई, बट एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइस. आई वांट टू गो वेयर देयर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, सब नेगेटिव है सेक्टर या इंडस्ट्री, एंड देन आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर 3-4-5 years. करेक्ट. ये रिटेल सी आप लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब ना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो मार्केट समझते हैं, जिनको कि ये सारे फाइनल डिटेल समझ में आते हैं, उनके पैरामीटर्स कैसे देखने हैं. बट एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो एवरेज बंदा है, जो डे इन डे आउट अपनी उसकी एक फुल टाइम जॉब है, शायद सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता है, उसके पास इतने सारे ना तो इंडिकेटर्स देखने का टाइम होता है, ना उसके पास इसे समझ में भी आ रहा होता है, उसके पास न्यूज़, वो शाम को आकर के घर आकर के वो खाली
कुछ एंटरटेनमेंट देखना चाहता है, ना कि वो न्यूज़ पढ़ेगा या ये सब ट्रेंड्स फॉलो करेगा। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सारे टर्म्स ना, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रेरियन व्यू, ये सब चीजें ना बड़ी मुश्किल है, उसे नहीं समझ में आती। तो उसके लिए ना चीजें बड़ी सिंपल ही होती हैं और वो सिंपल ही होनी चाहिए। करेक्ट। और वो सिंपल तरीका यही होता है कि आप चीज़ों को, बहुत बेसिक प्रिंसिपल कि आप चीज़ों को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके रखो, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, बहुत एक स्पेसिफिक थीम को पकड़ने की कोशिश मत करो, बिकॉज तुम अगर 1 महीने तक अपने एक प्रोजेक्ट डिलीवरी में फंसे थे और पता चला कि उस बीच में सिचुएशन बदल गई, तुम तो अपनी पोजीशन ले ही नहीं पाओगे। तो माइट एज वेल डोंट इवन गेट इनटू दैट, समथिंग व्हिच इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, वो वाली चीजें देखो। जब भी मुझसे कोई बात करता है कि मेरा ये फंड है, ये मोमेंटम फंड है, ये वैल्यू फंड है, इसको लूं क्या, मैं कहता हूँ किसी भी फंड में कोई भी आइडेंटिफायर लगा है, डोंट बाय इट। एग्जैक्टली, किसी आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे। जस्ट जितना सिंपल नाम होगा वही शायद तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि लगता बड़ा फैंसी है इन सब चीजों को, और उसके बारे में जब आप एनालाइज करते हो और फिर आप कुछ पॉडकास्ट सुनते हो, आपको लगता है नहीं ये तो मेरे लिए परफेक्ट है, ये बैट मैंने पकड़ ली तो मैं रिच बन जाऊंगा। बट द फैक्ट इज दैट कि तुम सिर्फ उस मोमेंट पे, जैसे हम लोग बात करें ना, मैं उस स्टोरी की वजह से उसको समझ रहे हैं, बट क्या हमें वो पूरी कहानी पता है, नहीं समझ में आ सकती, इसलिए बेटर मेक इट सिंपल। सो आई मीन मैं तो हमेशा कहती हूँ इन्वेस्टिंग, गुड इन्वेस्टिंग इज बोरिंग इन्वेस्टिंग। Exactly. कई बार लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि मैम आप तो बहुत चीजें रिपीट करती हैं इंटरव्यूज में। मैंने कहा भैया हर 2 हफ्ते पे कोई मेरी एडवाइस बदलने नहीं वाली है, मतलब जो बात है वही है, उस क्वेश्चन का वही आंसर रहेगा। ये पॉइंट है कि 2022-23 में जैसे आरबीआई का रूल आया रिगार्डिंग डाइवर्सिफिकेशन की, हम इंडिया के थ्रू, इंडियंस म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी फॉरेन एक्सपोजर कम ले सकते हैं। S&P 500 पे टोटल जितना जा सकते हैं AMC के थ्रू, वो $7 बिलियन का कैप आ गया। एक पर्टिकुलर AMC का $2 बिलियन का कैप आ गया और एक पर्टिकुलर स्कीम में $1 बिलियन का आ गया। तो उसकी वजह से क्या मेरा डाइवर्सिफिकेशन ऐसे इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, और उसकी वजह से हमको अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाती थी कि दूसरे मार्केट्स में जाके हम इन्वेस्ट कर सके। बट क्या उसकी वजह से वो ब्लॉकेज आ गया है इंडियंस के पास कि अब हमको इंडियन मार्केट्स में ही सीमित रहना पड़ेगा? जी, एक तो है कि एसेट एलोकेशन जरूरी है, जो आप बोल रहे थे कि ब्रॉड चीज को आप पकड़िए। तो एक तो है कि कभी भी 100% इक्विटी में मत डालिए। ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ। लोग बोलते हैं मैं 25 साल का हूँ, अच्छी जॉब है तो 100% इक्विटी में डाल दूं, तो नहीं, क्योंकि इक्विटी में आपको वही पैसा डालना है जो कम से कम 8-10 साल आपको हाथ नहीं लगाना पड़े। तो ये सब भी मैं सुनती हूँ कि अपना वो हाउसिंग लोन मत रीपे करिए, इक्विटी में डालिए, 12-13% कंपाउंडेड है। मैंने कहा कोई नहीं लिख के दे रहा है कि 12-13% आपको वॉलेटिलिटी को फैक्टर ही नहीं किया ना तो मतलब हाँ, तो इसलिए मतलब आप एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली करिए, थोड़ा गोल्ड में भी रखिए, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में रखिए, थोड़ा इक्विटी में भी, मतलब ठीक है इक्विटी में ज्यादा होना चाहिए बट 100% नहीं होना चाहिए। क्या रेशियो और होना दूसरा चाहिए चीज, तो वो तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों में, आपके एज पे, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब आप 25 साल के भी हैं तो कोई एक 25 साल का हो सकता है जिसको अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करनी है, किसी के पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्या है, वो सब चीजें। तो देयर लाइक मेनी थिंग्स, बट ऑफ कोर्स द अदर थिंग ऑल्सो इज दैट एट रिटायरमेंट कई बार मैं ये भी देखती हूँ कि आपको 55-60 साल की उम्र में 100% फिक्स्ड इनकम में हो जाना चाहिए, वो भी गलत है। बिकॉज यू माइट वेल लिव फॉर 30 years आफ्टर रिटायरमेंट, तो उस समय भी आपके पास सिग्निफिकेंट इक्विटी एक्सपोजर होना ही चाहिए। अभी तो लॉन्जिविटी बढ़ गई है, अब केस टू केस पूरा पर्सनली है। और दूसरी चीज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, आपने S&P का नाम लिया तो US इज नॉट द ग्लोब। अभी जैसे अब तो लोगों को समझ में ये भी आ रहा है ना कि अब पढ़ने भी जाना है तो जरूरी नहीं कि अमेरिका ही जाए। आज सुबह ही मैं देख रही थी कि यूरो 2024 के अंत पे 88.5 से थोड़ा कम ही था, और आज 104 के ऊपर है, 17% डिप्रिशिएट हो गया। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कि बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, इन अ फ्यू मंथ्स दैट कॉस्ट हैज गॉन अप 17%. So you cannot forget that when I started working, the dollar was 12 rupees. So you had a 90% depreciation in the course of less than a career. So that is
what you have to keep in mind, and besides the fact you don't put all your eggs in one basket. So for me, that was the motivation. Jab First Global went global in 1999, we were not just the first Indian, we were the first Asian firm to go west. Other Right. than the Japanese, nobody had. तो मैम अभी जैसे तो रिटेल इन्वेस्टर कैसे करें? अभी भी आपको मतलब यू शुड एम कि आपका एटलीस्ट 30% निवेश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल हो. तो मैम, उसका जरिया क्या है? हाँ, तो जरिया एक तो खैर मतलब what I could do as a company is because it is a cause for me. मुझे लगता है इंडियंस नहीं डाइवर्सिफाई करते. So we have an investment avenue for you which starts at $10,000. So Okay. that is about less than 9 lakh rupees. And for that you get the all assets, all countries. So normally in a private bank for that kind of product, you need $1 million. Correct. I'm starting at $10,000 because I want Indians to start investing overseas and really look at that thing seriously. Because as I said, आपका मतलब कुछ महीनों में आपका 17% versus the euro you are down. So how will you ever make it up? तो वो चीज लोग भूल जाते हैं. And over time, actually the hard currency expenses have gone up. When we were growing up, nobody was going abroad to do an undergrad degree. Now people go there. A lot of people's children are settled there. They want to spend their half their retirement there. तो आपको ये तो सोचना ही चाहिए. मेरे लिए तो वेकअप कॉल था. कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, व्हाई शुड आई लुक ओवरसीज. ऐसे 1990s में आप देखो विच वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, दे वर द एशियन टाइगर्स. वो लॉजिक वापस यहाँ पे भी अप्लाई होता है जो फंड्स की और फिर एसेट क्लासेस हाँ, तो वो मतलब जस्ट बिकॉज द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग देयर वाज अ क्राइसिस एंड एक साल में 50 से 90% वो मार्केट्स डॉलर टर्म्स में गिरी है. तो ऐसे दैट वाज द वेक अप कॉल कि यू नो दिस इज द डेंजर कि आज इंडोनेशिया में होते तो 90% नेटवर्थ गायब थी. मतलब एंड आई हैड इन सिटी बैंक टाइम आई हैड वर्कड 6 months in Indonesia, so it was very real. And I got you know this is what can happen. 15 से 20 एक्चुअली क्या है ना, अभी एक तो बहुत सारी हमारे नैरेटिव्स जो है ना, एक तो इंटरनेट का प्रेवलेंस पिछले 15-20 साल में हुआ. इंडिया को ये सारी न्यूज और सारी इंफॉर्मेशन पिछले कुछ साल में, हमारा मार्केट भी रिलेटिवली जो ओपन हुआ है ये 15-20 साल में ज्यादा हमें दिख रहा है ये सारी चीजें. तो इस वजह से हमने वो जो देखा है ना, मतलब वो भी हमारे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे वो विजडम को और हमारी वो अंडरस्टैंडिंग को क्लाउड कर रहा है. अभी मैं किसी से बात करता हूँ, सब बोलते हैं क्या सर स्मॉल कैप में 18 से 20% तो मिलेगा ही मिलेगा. बिल्कुल एग्जैक्टली. एंड पीपल से दैट. एंड जब मैं अपने कंटेंट जब मैं क्रिएट करता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ कि लेट्स डू दिस सिमुलेशन ऑन 12%, एंड यू वुडंट इमेजिन मुझे इतना हेट मिलता है. मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बोला लेट्स डू दैट मैथ जिसमें कि म्यूचुअल फंड का 12% हम लेकर के चलेंगे. So much of hate. People said that you don't know anything, go and study first, then after that come and talk about it. Mutual fund में 12% कहाँ मिलता है, small cap में तो 20% से ऊपर मिलेगा. Correct. और मैं कह रहा हूँ कि do you understand कि आप पिछले 15 साल की हिस्ट्री के बेसिस पर आप पूरा फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. Right. It's impossible. You don't know. There are so many stories इस वर्ल्ड में है जिसमें कि इस तरीके की कहानी कभी रिपीट नहीं हुई, और वो हमेशा ही सोचते रह गए कि अभी दोबारा हम वो कब करेंगे. आप 12 में बता रहे हो और आप बोल रहे हो 15 साल में ही आप स्मॉल कैप की हिस्ट्री देख लीजिए. उससे मतलब 15 के 17 साल जाइए तो 2008-9 में स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गिरा था? 78%. एंड वो लेवल वापस आने में 2016 हो गई थी. और वो भी थियोरेटिकल बात है कि लेवल वापस आई, बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स हर साल 18 से 20% चेंज होता है. तो 8 साल में उसमें वो लगभग कोई भी स्टॉक नहीं है जो 2008-9 में गिरा था. वो तो कभी आएंगे नहीं. और फिर जो 2018-19 में एक बार फिर तेजी आई थी, आपको याद हो तो, उसके बाद 65% गिरा था, 65% गिरा था. जैन 18 के बाद ये तो आप बहुत ही जस्ट ये 2 साल की तेजी पे आप बोल रहे हो कि सब लोग का ये और लोगों का था. आप पिछले साल तो ये हाल था कि आप छोटे इन्वेस्टर्स तो छोड़िए, फैमिली ऑफिसेज मेरे से कहते थे कि I don't have unrealistic expectations. I'll be happy with 30% compounded. And that is unrealistic expectation, you know. तो मतलब वो जब that ह्यूमन माइंड जो एकदम रिसेंट पास्ट में वो बाहर चला जाता है, तो और
कोई भी जगह कोई किसी ने लिख के थोड़ी दिया। 2000 नहीं 1994 से 2003 द नेट मूवमेंट इन सेंसेक्स वो 0 Correct. और बीच में वो 5000 होके फिर 3000 हुआ। आई मीन वुड यू हैव बीन एबल टू लिव थ्रू Correct. दैट? करेक्ट 9 साल का रिटर्न जीरो Zero था, था। उसके बाद 4.5 साल में 6 गुना हो गया। सो इट हैपेंस बोथ Exactly. वेज। Stock market has a rule, 80-20 Pareto principle. 80% of your stock market returns will come in 20% of the time. Right. बाकी वो 80% टाइम आपको बस बैठ के कुछ करना नहीं है। सो अभी अमित जो कह रहे हैं 12%, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। 2 दिन पहले लुधियाना के क्लाइंट 7 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड में, DSP फ्लेक्सी कैप में 17% का कैगर। Okay. उनका भाई साहब का फोन आता है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, Yeah, राइट, आई एम नॉट हैप्पी। 1.5 लाख की SIP कर रहे थे, 7 साल में 1 करोड़ डाल दिया, उसकी वैल्यू 1,75,00,000 हो गई। और पहले 5 साल उन्होंने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। मैंने कभी आज तक इन्वेस्टर से मिला भी नहीं हूँ, वो भी नहीं मिले हैं। तो बोले कि आई एम नॉट हैप्पी, आप तो कभी पोर्टफोलियो चर्न ही नहीं करते हो, सारा पैसा एक ही फंड में है, इसको ब्रेक करना चाहिए। फंड अपने आप चर्न करके सही जगह वो डाल कर रहे रहा है, हैं। राइट। तो मेरी उनसे लिटरली झगड़ा हो गया। मतलब आपने क्यों पैसे बनाए? क्योंकि 5 साल आपने दिमाग नहीं लगाया था। Right. अब मुझे लग रहा है आप दिमाग लगाने लग गए हो। तो बोलते नहीं, HDFC फ्लेक्सी के अपने लास्ट 5 साल में 25% क्या कर दिया है, तो इसमें क्यों नहीं डाले हम? मतलब अगर मुझे ही पता होता इसमें डाल तो मैं सारा पैसा इसमें डाल देता मेरा खुद का। हमें पता नहीं है। तो बोलता नहीं अभी हम कर सकते हैं क्या? मैं बोला ये तो हिस्ट्री में हो चुका, अभी ये थोड़ी ना आने वाला है। Correct. तो भी ही फॉट अगेन, मतलब विथ मी 1.5 लाख की बोलते मुझे SIP ब्रेकर के 3 फंड्स दो, बेस्ट परफॉर्मिंग। मतलब अब आप दिमाग लगा रहे हो ना, आप खुद का दिमाग ना लगे हो। उनको मैंने मैसेज में रिप्लाई किया कि ये सब वर्क नहीं होते हैं। तो बट नाउ इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग फंड मैनेजर्स या एडवाइजर्स देमसेल्व्स। वो जाके देखते हैं। कल कार्यम ने बोला कि हमारे एक क्लाइंट बोल रहे हैं कि आप मल्टी कैप PMS से कंपेयर करते हो, मुझे स्मॉल कैप PMS से कंपैरिजन चाहिए। हमने कहा हम स्मॉल कैप नहीं है। नहीं फिर भी मुझे चाहिए, you know? पीपल करेक्ट। हाँ, पीपल, मतलब मुझे सबसे वरीसम साइन क्या लगता है, ये यहाँ तक ठीक है, मतलब ठीक है, आप एट द एंड ऑफ इट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मिला, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई हैव सीन पीपल हु डू देयर रिटायरमेंट प्लानिंग विद सच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मतलब टॉकिंग टू somebody almost same age, you are saying that कि कोई दिक्कत नहीं है, now I am earning pretty well, मेरे पास अगले 15 साल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगले 15 साल के अंदर मैं 2-3 लाख की SIP डालूंगा और 20% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा मुझे, मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा। लाइक आप अपना पूरा का पूरा फ्यूचर, करेक्ट, आप जो है अगले 15 साल में आप इसके बेसिस पे आप चल रहे हैं, और आपको अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? Exactly. नहीं, ये तो होगा ही ना। मतलब हिस्ट्री आप देख लो, आई थिंक आप नहीं देख रहे हैं हिस्ट्री क्या हो रही है। मैंने कहा बट आप बहुत बड़ा रिस्क अपने एक ऐसे असम्पशन के बेसिस पे लगा रहे हैं कि जो हिस्ट्री में हुआ है वो वैसा का वैसा रेप्लिकेट हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसलिए अगर आपको प्लान करना है, थोड़ा कंजर्वेटिव 1-2% गिरा करके आप प्लान कीजिए, उससे बेहतर मिला तो फिर रोल्स रॉयस खरीद लीजिएगा। या तो कोई मतलब 2010 से 20 पूरा जो डेकेड था, उसमें कंपाउंडिंग फिक्स डिपॉजिट वाली आपको मिली 8.8% टू बी एग्जैक्ट। तो वो तो मतलब एवरी डेकेड द रिटर्न हैज बीन सो डिफरेंट। मतलब 1980 में आप 100 रुपए लगाते तो आपको 10 साल में 700 मिलते, 2010-11 में लगाते तो आपको 230 मिलते, जो आपको FD में भी मिल जाते। तो इट वाज नहीं। एंड सेकेंडली प्रॉब्लम क्या है, लोग मतलब ये पूरा अगर आप पूरा एक डेकेड, आई एम नॉट इवन टॉकिंग 2-3 years, decade, lost decade ना, 2000 से लेके आपका वो इवन इन डॉलर टर्म्स तो उस डेकेड में कुछ रिटर्न नहीं आया, रिटर्न जीरो के करीब है। नहीं, प्रॉब्लम क्या, लोगों की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट टर्म है। जो 4 साल में हुआ कोविड में, उनको लगता है कि ऐसे ही रहा मार्केट। और ये भी है कि बहुत सारे निवेशक हैं भी नए, मतलब कोविड के बाद ही आए हैं, तो उनके पास वैसे हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री आप पीछे चार्ट में देखें तो बोलते हैं हाँ ठीक है, यहाँ डिप आया था बट आई वुडंट हैव गॉट आउट, बट एक्चुअली व्हेन यू आर लिविंग थ्रू इट, मतलब लाइक इन ऑल आवर प्रोडक्ट्स वी डोंट हैव एन एग्जिट लोड। तो समटाइम्स आई एम टेम्प्टेड टू पुट एन एग्जिट लोड जस्ट बिकॉज पीपल आर willing to exit at the wrong point. So I think you can you do it, मतलब suppose if you think कि अभी market 20% down है and people will be coming for exit,
Can you impose 3%, 4% exit load that time? That's not right. ना I mean my whole principle is कि आपका पैसा है and very समझ often आपके पास होनी when चाहिए। people redeem they send very nice emails also कि it was such an easy process and I'm buying a house and मेरा बन गया 2-3 साल में ही इतना पैसा तो I'm very happy. Correct. But the whole principle is that it's your money and you should be able to take it. But I'm saying I'm tempted because almost every other PMS has an exit load. मतलब सबका कम से कम भी तो होता है कि 3% in the first year, 2% in the second year, 1% in the last year. But in principle I'm against it, but only for this reason I'm tempted. So इसमें एक छोटा सा interesting चीज बताऊंगा. So अभी recently created some content on NPS, and I said that कि for a salaried employee फर्स्ट स्टेप इज एनपीएस बिकॉज आपका वो टैक्स बिना टैक्स लगे पैसा जा रहा है तो इसको क्यों छोड़ते हो, इसको तो कम से कम यूज कर लो और अगर 100% 75% इक्विटी में रखोगे तो एटलीस्ट आपको म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मिल जाएगा, बट एंट्री पर ही आपका पूरा का पूरा टैक्स बच गया. सो एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट, उतने को तो आप यूज करो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो. अब इस सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा कमेंट किस चीज को लेकर के आते हैं, बट आपने कभी देखा है एनपीएस का लॉक इन है, म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं है. मैंने कहा हाँ बट वो रिटायरमेंट के लिए है. सो और तो किसने देखा फ्यूचर? मैंने कहा तो फिर सेव करने का मतलब भी नहीं है. सेव तो आप इसीलिए कर रहे थे ना कि आप ये कह रहे थे कि फ्यूचर के लिए मेरे को गोल है. अब आप कह रहे हो कि मैं लॉक इन नहीं चाहता जिससे कि फ्यूचर के लिए अगर नहीं भी सिचुएशन तो मैं अगर जो भी होगा 60 तक कौन जिएगा किसको पता. So the response, and I tell you this is a very interesting conversation that happens. Somebody says 60 तक कौन जिएगा मुझे क्या पता. फिर सेव कर क्यों रहे थे? वे सेव कर रहे थे इसलिए यही सोच के ना कि जी जाएंगे. कोविड में भी सेव था ना सर, अपने लिए जी जाएंगे या परिवार को चाहिए होगा, किसी को तो देके जाएंगे, वरना तो फिर ये फिलॉसफी ही पूरी गलत हो गई. फिर तो आप कंज्यूमरिज्म के लिए सेव कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, अदरवाइज तो पर्पस ही नहीं बचा. तो फिर आप ये कहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या हो गई है, द होल वर्ल्ड हैज बिकम वेरी शॉर्ट टर्मिज्म. इतने हम शॉर्ट मतलब थिंकिंग में आ गए ना कि हमें इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट्स. 5 साल 10 साल कल क्या मिल रहा है बस. और वही एक अच्छे इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एज है. आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, आपका टेम्परामेंट होना जरूरी है. वो मैं जैसे एक राकेश झुनझुनवाला पे किताब आई थी, तो ऑथर्स ने उस पे फोकस नहीं किया था, लेकिन मेरे लिए वो किताब का पूरा सार एक ही लाइन में था. हिज सुपर पावर वाज नॉट स्टॉक पिकिंग बिकॉज़ आई यूज्ड टू मीट हिम ऑल द टाइम, तो वो ऑल काइंड्स ऑफ स्टॉक्स ही यूज्ड टू टॉक अबाउट. बट उसमें एक लाइन थी कोटिंग राकेश saying that I made a lot of money from 1989 to 92, from 2003 to 2007 and 2009 to 11. In between there were even 5 years where I made no money. I said this was his superpower, understanding that equity returns can be so lumpy कि आपका वो 10 साल का रिटर्न 2 साल में आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, और vice versa. वो चीज आप समझ गए और you had the temperament to live through that. बिल्कुल. स्टॉक्स में भी 100 स्टॉक्स में से भी 6 चल गए, वो हमको 6 की बात सब करते हैं. बट जो नहीं चले कौन? एग्जैक्टली, बट दैट इज द होल पॉइंट. मैंने कल भी वो ट्वीट किया था कि लोग मेरे से पूछते हैं कि मैडम आपने अमेजोन निकाला 2001 में, एचडीएफसी बैंक निकाला 1996 में, अभी का कौन सा अमेजोन या एचडीएफसी बैंक है जो मेरा बच्चा हुआ है मैं उसके लिए खरीद के 25 साल भूल जाऊं? मैंने कहा किसी को नहीं मालूम होता 25 साल में क्या होगा. वो आदित्य पुरी और जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था कि कंपनी की क्या ट्रेजेक्टरी होगी. सो राकेश को नहीं मालूम था कि मतलब उसका टाइटन, क्रिसिल और लुपिन में पैसा बनेगा. टाइटन का तो मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल ही किताब पढ़ी थी टाइटन के सीईओ की, द तनिष स्टोरी, एंड द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी वाज कि दैट कंपनी वेंट थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स. देयर वर एटलीस्ट 3 times when they came to the verge of shutting down the jewelry business. मतलब वो तो टाटास थे कि मतलब दे आर अ बेनाइन वेंचर कैपिटलिस्ट, सेट कि अच्छा 6 महीना देख लो उसके बाद एक बार तो वो चल गया. तो मतलब nobody knew कि this would be the trajectory. So ये तो मतलब किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है. अदरवाइज होती तो दुनिया में कोई तो फंड मैनेजर या इन्वेस्टर होता है जिसका 100% नहीं तो 50% पिक्स मल्टी बैगर होती. वो आज तक नहीं हुआ है. वॉरेन बफेट, मोस्ट पीपल विल नॉट नो, sells 85% of what he buys within 2 years, 50% within 6 months. Correct. So nobody has this. He says that in 75 years, this was Charlie Munger's statement, that in all these decades,
there have been only 10 or 12 of our decisions which have accounted for all our returns. Exactly. So, पर पहले से मालूम होता तो सारा पैसा तो उसी भी 10 में डालते ना. One thing I've learned in my life, जितने कम डिसीजंस लाइफ में लोगे ना उतने ज्यादा राइट डिसीजंस होने के चांसेस है. आप अगर रोज डिसीजंस लोगे तो आपके 50 क्या 70-80% रॉन्ग जाएंगे. सो जब मैं अपने पोर्टफोलियोज में कॉल लेता हूँ एक 2 साल में एक थीम या आई तो आई नहीं तो नहीं आई. So, मैं तो रियल लाइफ में भी यही कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे डिसीजन लेने ही ना पड़े. एग्जैक्टली. ताकि वो जितना दिमाग लगाओगे डिसीजन लेने में उतना तुम हाँ यूज करते जा रहे हो. और एक और बताना चाहता हूँ जैसे इन्होंने भी कहा आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ अ मैनेज पोर्टफोलियो. लाइक देवीना जी मैनेज कर रहे हैं, शी इज देयर और डाइवर्सिफाइड है, 20-25-30 स्टॉक्स है, राइट, इंडेक्स फंड है. जिस किसी को मान लो फंड मैनेजर पे विश्वास नहीं है कि ये करेगा तो आप सबसे बेस्ट इंडेक्स है. इंडेक्स 10, 12, 13, 14 दे देगा जो हिस्टोरिकली दिया है. तो आप उसको बेस फंडामेंट पिरामिड बना के चलो. उसके पर 2-3-4% अल्फा होता है जो स्मॉल कैप हो गया, मोमेंटम हो गया. प्रॉब्लम क्या आज की डेट में दुनिया में सारे लोग वो 3% मलाई के पीछे, ये केक को नीचे की पूरी केक को भूल जाता है आइसिंग के पीछे. और उस चक्कर में वो 12 भी नहीं आते हैं, 7 आते हैं. एफडी वाला रिटर्न भी नहीं आता तब. तो सिंपल स्ट्रेटेजी है 95% इन्वेस्टर्स के लिए. आप सिर्फ 12% का टारगेट करो ना, वही आगे तो आपके लिए बहुत है. आपके 99% गोल्स खत्म हो जाएंगे. बट सब उसके लिए भागते हैं. मतलब अभी भी आप देखो तो index has not fallen that much from the highs. Index has fallen 6% Nifty. Even the small cap is only 9%. Correct. But the average stock has fallen 25%, and a good 30% of stocks have fallen more than 50%. Right. So that is what is the issue, that you think you will be this smart guy who will get the last bit. इसीलिए thematic funds तो मैं मतलब मेरा अपना opinion है कि most thematic NFOs are scams. और वो हमेशा तभी आते हैं. Opinion क्या मतलब, this is database. We actually plotted it going back 25 odd years कि कब आया thematic fund का NFO. It is almost just before the peak. So एक बार मेरे से किसी ने Twitter पे बोला भी कि मैम you talk against thematic funds. See, there is this technology fund which was 2 rupees in 2003 and in 20 years it has given X compounding. I said very good. It was 2 rupees in 2003 ना. तो पता तो करो कब वो launch हुआ था. It was time to perfection. वो issue close हुआ और एक हफ्ते बाद was the global tech crash. मैंने कहा 2.5 साल में वो 10 का 2 हुआ. तो जिसने 10 पे लिया वो तो गया. You know, अब आप मेरे को 2 रुपए से आप मेरे को compounding बता रहे हो कि 20 साल में इतना compounding दिया. And this is true of, I mean, this is a pattern. And it is not as if the AMC don't know this. I mean, it is only that it is an easy sell. And they know कि इस समय launch करेंगे तो फंड आ जाएगा. क्यों? हाँ, वही मतलब वो FOMO फीलिंग होती है ना कि अरे मेरे फ्रेंड ने डिफेंस में बना लिया, मैंने नहीं बनाया तो अभी डिफेंस का NFO आएगा तो मैं डालूंगा. You know, or small cap or whatever is the theme of the season. Less expense ratio ज़्यादा होता है, they can charge more so automatically. In fact, last year. That is where Devina ji, I always have a belief. हम लोग बोलते हैं, you know, हमारे कंट्री में हम लोग कहीं बोलते हैं buyers beware. I think in this industry we cannot say buyers beware. ये हमारी responsibility होनी चाहिए. All the stakeholders. राइट हमें लॉन्च ही नहीं करनी चाहिए. हमें मालूम है कि ये पैसे इजी आ जाएंगे लेकिन पैसा बनेगा नहीं. तो बाद में जब गिर जाता है then the AMC से कि we were only giving a choice. This is, you know, this is I mean, this is like, I'm very sad about the many levels of mis-selling in financial services. So, no, right from selling insurance products to retirees to this, I mean, this is all mis-selling. But I'm very glad that trend is discontinuing slowly, gradually. कि investment के नाम पे insurance investment नहीं, वो तो चलो छोटा, बट अभी भी हम गलतियों से नहीं सीखते हैं. इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आप देखो ना, मतलब NFOs पे NFOs जब जो थीम चल जाती है तो NFO आ जाता है. I mean, I actually had, I mean, one CEO of a mutual fund said in public, I was quite shocked to see कि कोई मतलब कर तो ये लोग रहे हैं बट वो मान भी रहे हो कि मतलब why are you hassling me about performance? We are evaluated on AUM and fees. मैंने कहा फिर तो बात ही क्या रह गई फिर, you know? नहीं, तो इसमें एक जब भी कोई मतलब मुझसे पूछता है कि आप अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से आप हमें 10 वो चीज़ें बताओ जो लर्निंग जो इम्प्लीमेंट कर सकें और हम भी अपनी वेल्थ बना सकें. और मैं कहता हूँ कि मैं आपको 10 गलती बता सकता हूँ. बिकॉज द ओनली वे एक आम आदमी जो है ना वो अगर पैसा बना सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नॉट बाय डूइंग समथिंग बेटर और एक्सेप्शनल. अगर आपने जितनी कम गलतियां की अपने वो पूरे पीरियड में, इफ somebody asked me कि what is it that you have done better than others,
आई वुड से दैट कि ओनली थिंग जो मैंने बेहतर किया होगा अपने आसपास किसी से, वो ये है मैंने कम गलतियां की। राइट। बेहतर कितना मुझे नहीं पता, बट गलतियां जरूर कम की हैं और उसी ने सो अगर आप सबसे पहली बना सकते हो यही सब गलतियां कि एनएफओज में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आपके पास जब एस्टैब्लिश्ड फंड्स हैं जो सालों साल परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन फंड मैनेजर है, एक नॉन सिस्टम है, आप जाकर के एक नया थीम पकड़ करके उसकी एनएफओ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इफ यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन टॉप 10 मिस्टेक्स ऑफ कि जो बताई जाती हैं और आप सिर्फ ये कहें कि मैं ये 10 गलतियां नहीं करूंगा, आई एम टेलिंग यू कि वो बंदा जो है वो ऑलरेडी अहेड ऑफ कर्व अपने आप ही हो जाएगा इस सब से। जो चीज आप बोल रहे हो ना वो एक आर्टिकल है लूजर्स गेम, मतलब 1970s का आर्टिकल है, आपके व्यूअर्स गूगल कर सकते हैं, चार्ल्स एलिस का। वो यही बात है कि इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर्स गेम एंड अ लूजर्स गेम? कि विनर्स गेम आपको बहुत अच्छा खेलना है इन ऑर्डर टू विन। मतलब आप टेनिस ग्रैंड स्लैम लेवल पे खेल रहे हो तो आपको बहुत अच्छा खेलना है, लेकिन लूजर्स गेम यही है कि you try not to lose, that is your objective, कि आपको हारना नहीं है, आप उस ऑब्जेक्टिव से खेल रहे हो। तो आप मोहल्ला लेवल पे अगर टेनिस खेल रहे हो तो आपको करना है कि जस्ट मैं बॉल को वापस फेंक दूं, वो दूसरा जना जीतने के चक्कर में हार जाएगा। चेस भी खेलते हैं ना, हम जब चेस भी खेलते हैं ना मैम, तो एग्जैक्टली यही करते हैं कि अगर मैं चेस में हार नहीं रहा हूँ तो इवेंचुअली मैं जीत जाऊंगा। तो वो मतलब इन्वेस्टिंग में भी एक समय में विनर्स गेम था, जैसे एविएशन एक समय में विनर्स गेम था। जब जेआरडी टाटा चला रहे थे, मतलब कराची लंदन, तब वो विनर्स गेम था, इट वाज एन एडवेंचर स्पोर्ट। अब फ्लाइट में एक ही मंत्रा है, गो बाय द चेकलिस्ट, डोंट मेक मिस्टेक्स। तो इन्वेस्टिंग में भी 30-40 इयर्स अगो वाज मोर ऑफ अ विनर्स गेम, जब एनुअल रिपोर्ट भी मिलना मुश्किल होता था, एक्सेल शीट नाम की चीज नहीं थी। और 90s में भी ये था कि आप कंपनी के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट लिखो तो अगले एनालिस्ट मीट पे नहीं बुलाएंगे। दिस आई एम टॉकिंग टाटा कंपनीज एंड ऑल। अच्छा। हाँ, तो अब तो ये है कि एनालिस्ट मीट का ट्रांसक्रिप्ट भी वेबसाइट पे डालना है, अब इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं है। तो अब तो यही है कि सबके पास इंफॉर्मेशन है एंड सो कॉल्ड ब्राइटेस्ट ब्रेन्स आर डूइंग दिस। सो यू कैन नेवर से कि आई विल ऑलवेज फाइंड दिस जेम्स जो किसी को नहीं मिले हैं। तो योर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू मिनिमाइज मिस्टेक्स, which means not a big hit on your capital. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग में लोग सोचते हैं पैसिव is less risky. I say the only real value an active fund manager adds is risk management. Correct. तो जब मार्केट 30% घटे तो वो 30% ना घटे, वो रियल वैल्यू है एक्टिव फंड मैनेजमेंट की। और आप डेटा भी देखो, पिछले साल ईटी मनी ने ये किया था स्टडी, दे वर सरप्राइज्ड, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स, कि द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स वर द फंड्स व्हिच आउट परफॉर्म ड्यूरिंग द डाउनटर्न्स। तो एक स्कीम थी जो 93% of the upturns में आउट परफॉर्म की, बट इट वाज अमंग द बॉटम 5 स्कीम्स बिकॉज वो डाउनटर्न नहीं झेल पाई। तो वो आपको हमेशा वही फोकस शुड बी नॉट टू लूज, एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, कि गलती नहीं करिए, don't take a big hit on your capital because percentages are not symmetrical. आपका अगर 35% घटता है कुछ तो आपको 50% प्लस 50-55 बढ़ना पड़ेगा in order to come to zero। कोई चीज 50% घटती है तो डबल होना पड़ेगा। तो इसीलिए जब वो ये कई बार लोग मेरे पास आते भी थे पिछले साल की स्मॉल कैप में, देखो 3 साल 50% कंपाउंडिंग दिया XYZ ने। मैंने कहा उसका जाके देखो, वो 2018-19 के बाद जो क्रैश आया था उसमें 80-90% घटा था। तो अगर 80% कोई चीज डाउन है, उसके बाद 3 साल भी 50% कंपाउंड करती है, यू आर स्टिल डाउन 30-35% फ्रॉम द टॉप। तो मैंने कहा स्कूल का गणित मत भूलो, दैट्स द थिंग ना, अरिथमेटिक अगर आप भूल गए। बट अभी आई वाज डूइंग सम अदर इंटरव्यू वेयर दे शोड दिस डेटा ऑन टाटा मोटर्स आल्सो, कि इट वेंट डाउन 85% एंड देन वेंट अप 800% only to come to zero over 8 years, Correct. I have a very different philosophy on small caps particularly because हमारे बहुत सारे viewers small cap में करते हैं। What I've learned, and maybe Devina ji can add, what my philosophy is, जब small cap index all time low पे है, then don't go for any active small cap fund. Right. Invest in the index of small cap. Right. जब वो ऊपर जाएगा ना तो सबसे ज्यादा index भागेगा. Correct.
और जब एक तरह का आपको लगता है पीक पे है, देन डोंट बी इन द इंडेक्स, कम टू अ गुड एक्टिव फंड, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट वहां आपको बचा लेगा। इंडेक्स तो पूरा 50% वापस टूटेगा, बट कोई अच्छा फंड मैनेजर होगा तो 25% टूटेगा, तो आपका बन जाएगा। सर लेकिन वो अब पकड़ूं कैसे मैं? So, मतलब देखो, जैसे आप डाउन पकड़ रहे हो कि अब लग रहा है कि यार ये बहुत अनफेवरेबल है और आपको इन्वेस्ट करना है, अच्छा टाइम है, like somebody like me who is a contrarian can, I may not able to find that exact top, but आपको 10-20% का जो रेंज, हाँ, आपको लगता है कि यहाँ अब हो गया है, तो बट मुझे नहीं लगता कि स्मॉल इन्वेस्टर्स इस तरह का चीज कर सकते हैं। नहीं, they should, that is why they need professionals. And overall again I would agree that don't try to get into themes। आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप तक जाइए, मतलब as it is, see, asset allocation determines 85-90% of your return, so after that don't try to get too। See, और हम लोग ना एक मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ना, एक तो इंडेक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में काफी हद तक वो, और अभी जो रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड है ETF, तो जैसे एज इफ की गॉडसेंड है, समथिंग मेनी पीपल हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग एज अ गॉडसेंड, एंड हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो यूएस से हम काफी हद तक वो फिलॉसफी, बिकॉज यूएस में ETF काफी पॉपुलर हैं, बट यूएस में ETF के पॉपुलर होने का टोटली डिफरेंट रीजन है। उसकी वो जो टैक्स इफिशिएंसी है, दैट इज समथिंग विच इज, हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है, हमारे यहाँ तो टैक्स इफिशिएंट इक्वल ही है, बट हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं, कई बार इतना नहीं समझते हैं, और कई बार इस कॉन्वर्सेशन में आता है सर ETF तो बेस्ट होते हैं, बट जिस इंडेक्स को वो फॉलो करते हैं फाइनली वो इंपॉर्टेंट चीज है। और आपने क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो इंडेक्स बना कैसे है, और वो इंडेक्स क्या स्टैटिक है या डायनेमिक है? मतलब अगर वो इंडेक्स ही हो, आपने जब आज 5 साल पहले का इंडेक्स देख रहे हो और 5 साल बाद वो ही सब कुछ बदल चुका है, तो मीनिंग ही चेंज होते हैं। तो अभी हम कितना देख रहे हैं इन सब चीजों को, तो समटाइम्स हम ना एक बड़े सिंपल से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सिंपल आंसर ये है कि ETF तो विनर स्ट्रैटेजी है, ETF में इन्वेस्ट कर दो, हमें बहुत सारा पैसा बना, स्मॉल कैप का ETF मेक्स अस रिच। दिस इज वन ऑफ द, धीरे धीरे ये ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। स्मॉल कैप में एक तो बड़ा चीज होती है ना कि उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, अनलाइक लार्ज कैप जहां आपका स्टॉप लॉस भी काम करता है। स्मॉल कैप में जब स्टॉक्स गिरते हैं दे ड्रॉप, मतलब सर्किट टू सर्किट जाता है, आपको एग्जिट ही नहीं मिलता। तो हम तो जब छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आवर मोस्ट फोकस इज ऑन लिक्विडिटी, कि पेपर प्रॉफिट नहीं दिखाना है। वो जब आप पहले, सबसे पहले कि हम लोग निकल सकते हैं कि नहीं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और ये भी एक डेटा है कि नंबर ऑफ एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स इंडिया में 4-4.5 हजार हैं। मेरे ख्याल आज तक की आप लिस्टिंग्स लें तो उससे 3 गुना होगी। तो 2/3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं कहती हूँ शून्य में विलीन हो गए हैं, जो अब ट्रेड भी नहीं होते हैं। तो दैट्स द रिस्क, बिकॉज आप स्मॉल कैप की तेजी, हर तेजी देखिए, उसमें वो स्टॉक्स नहीं चलते हैं जो पिछली तेजी में चले थे। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ लिस्ट। तो वो आपको कहानी सुनाने के लिए तो सब चीजें बहुत अच्छी आ जाएंगी कि अब ये स्टोरी चल रही है, अब ये थीम लीजिए, ये करिए, बट यू नो। और एग्जिस्टिंगली जैसे अभी करंट मार्केट सिनेरियो है, तो आप जब खुद के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो आप कैसे करते हो? सेम गोस टू सर, अमित सर एंड राजेंद्र सर। सो हम सी, आई हैव नो अदर सिस्टम फॉर माई सेल्फ दैट आई एम नॉट यूजिंग फॉर माई PMS और माई ग्लोबल फंड्स। अगर उससे बेटर सिस्टम होता तो उसमें भी वही लगा लेते। तो neither do I have the bandwidth to do something separately. 100% of your fund is follows the same strategies, which is what we call a human plus machine strategy. So we do the first heavy lifting through the system. So जैसे इंडिया में 1000 करोड़ से नीचे हम लोग, मार्केट कैप से नीचे हम लोग देखते नहीं हैं। So 1000 के ऊपर लगभग 700-800 कंपनीज हैं। So we have other systems also, but one top down or one bottom up system will rank everything from 1 to 800. And our PMS is called India Super 50, that roughly we have 50-55 stocks. Okay. But we may not take exactly the top 55, we might take 55 out of the top 75. मतलब उसके बाद हम लोग उस पे ह्यूमन फिल्टर लगाते हैं। कैसे करते हो मैम? हाँ? रैंकिंग कैसे करते हो? रैंकिंग में वही, मतलब दैट्स अ सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम व्हिच इज यूजिंग मल्टीपल फैक्टर्स टू रैंक। सो दैट्स व्हाई इट फोर्सेस यू टू फॉरगेट योर नैरेटिव्स,
कि अगर ये स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं तो you don't overrule arbitrarily. Correct. What I spoke about, that broken leg syndrome, right. कि you only if you have a good reason to overrule. We've overruled for certain reasons. As I said, एक तो liquidity we double check even though the system is checking कि down days पे माल जाता है कि नहीं जाता है, वो सब देखते हैं. But also other things कि अगर बहुत ज्यादा स्टॉक्स एक ही सेक्टर से है, so again as part of risk management थोड़ा human intervention आ जाता we है. will not buy, Correct. we will not put 35% of the fund in a single sector. Right. So those kind of things. Plus also in certain cases there are fundamental reasons, like 2 साल पहले certain chemical companies came up but we saw कि they were exporting a lot to Europe. We said इसमें slowdown आने का है, तो let's. So they said, more or less we will buy out of the top 75-80. Also then there might be other things which are recommended by other systems. For example, the things like metals will not come here because metals में जब तक वो financial और earnings में number आता है वो cycle निकल गया होता है, तो you have to catch the turning point earlier than that. Right. But broadly that's the system we follow, and that's the kind of system we follow globally also. Globally we look at 20,000 odd securities to come up And with. how many countries? Almost all the countries. Some countries we can buy individual stocks. Other countries we have to buy through ETFs. So we Right. bought, for example, South African REITs or Australian mining That did companies. really well. I think South African markets was one of the best performing So markets in the that's what. recent So and certain countries you cannot buy directly. So there we might be playing through ETFs, which also works fine. The country ETF. times. Correct. So that So kind of. 100% of your money goes Yes. there. Yeah. Amit sir, आप कहाँ invest करते हो? See, my portfolio historically has been like very equity heavy. So almost 85% equity centric रहा है. When you say equity, large caps. नहीं, तो equity में I have 50% which are stocks, direct stocks that I have bought, Okay. and 50% is a very simple, जैसे मैंने बोला, no Plain- frill mutual funds. Plain vanilla mutual funds. Plain vanilla without any Correct. final वो उसमें special names में. और stocks में भी इंटरेस्टिंगली मैं हमेशा अपने आप को एक ही वर्ड बार बार खुद भी रिपीट करता हूँ, सो दैट मैं भी ये गलती ना करूँ कि मैं उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने को. आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस. सो मेरे लिए वो कुछ बिजनेसेस हैं जिन बिजनेसेस पे मुझे बहुत स्ट्रांग फेथ है, Right. एंड प्योरली बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसमें और वहां पर मैं अपने आप को वीसी की तरह से सोचता हूँ. Evaluate करते हो आप उसको. मैं वैसे Right. सोचता हूँ, मतलब मैं फिर उनकी वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन को मैं देखता नहीं हूँ, Right. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं उनका अगर मैं एक वीसी फंड होता और मैं अगर किसी स्टार्टअप को फंड करता तो मैं क्या सोचता और मैं क्या देखता, फिर मैं वैसे ही मैं उनको देखता हूँ. और वो आज उसमें से कुछ एक तो आज मेरी वो लिस्ट के अंदर पिछले 15 साल से हैं और वो हैं, और वो उसको कंटिन्यूसली मैं इवैल्यूएट करूंगा और मैं उसी को ही करता रहूंगा. उसमें कोई बहुत ज्यादा इस लिस्ट में नए अप ट्रेंड आ गए तो ऐड करूंगा या निकालूंगा, वो सब नहीं Turning करूंगा, वगैरह बिकॉज करना, दिस इज right. समथिंग व्हिच आई अंडरस्टैंड दीज बिजनेसेस वेरी वेल एंड आई कैन ट्रैक बेस्ड ऑन माय, जितना मेरे पास लिमिटेड टाइम है अपनी जॉब के साथ, जितना टाइम था थोड़ा बहुत, उसके बेसिस में मैं कर And the पाता. other 15%. अदर 15% इज समथिंग वेयर एक तो डेट और बिकॉज जॉब में रहा तो ईपीएफ वगैरह एनपीएस के कुछ एक पार्ट डेट के पार्ट रहे, एंड देन गोल्ड. Okay. एंड नाउ द अंडरस्टैंडिंग दैट इज वो जो मैं खुद सीख रहा हूँ इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरे लिए लर्निंग जो हो रही है कि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वेल्थ प्रोटेक्ट करना है, आप भी बता रहे थे जैसे, तो कि इसको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है. तो अभी थिंक लास्ट 1 साल से गोल्ड इंक्रीज करना शुरू किया, थैंकफुली. टाइमिंग अच्छा अब वही है, इसमें क्या मुझे पता था? नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन कि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी उस समय मैंने रियलाइज किया कि 85% इक्विटी पे हूँ तो सस्टेनेबल नहीं है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कहाँ करूँ? तो आई थिंक गोल्ड इज अ बेटर हेज Correct. एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. अब मुझे नहीं पता था कि वो 1 साल में गोल्ड Correct. क्या हो जाएगा, एंड इट वर्कड लाइक वंडर्स. So gold is one of the place where I try to create So a that- hedge, and right. another thing which is I'm working on is these global equities Correct. to see And that. मतलब आप कैसे अप्रोच करो ग्लोबल इक्विटीज को? हाउ आर यू? So पहले मैंने सबसे पहले तो शुरुआत किया ग्लोबल इक्विटी को में इन्वेस्ट करने का, जो हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं उनके थ्रू फंड ऑफ फंड्स और फंड ऑफ फंड्स के थ्रू. देन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं यार, ये तो शायद बहुत अब ले भी नहीं रहे वो पैसा. हाँ ले भी नहीं रहे हैं और इफिशिएंट भी नहीं है.
इवन इफ ले भी लेते there are हैं, two layers of cost. Two layers of cost. And there's no accountability here because एंड आपको जेन्युइनली मतलब आई एम नॉट श्योर कि वेदर मैं टेक्निकली कितना करेक्ट हूँ इस बात को स्टेटमेंट को बोलने में, बट ये इस बात का फेथ मुझे 100% नहीं है कि जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो सही में इक्विटी उसके अगेंस्ट खरीदी जा रही है. बिकॉज ऑफ द वेरियस रेगुलेशन ऐसा हो सकता है कि ETF के प्राइस और वो उसके अंडरलाइंग gap. वो बढ़ गए हैं. मुझे दिख रहा है कि वैल्यू बढ़ गई, बट मे बी पॉसिबल शायद रियलिटी में वो बढ़ी नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन कि कैप लगा हुआ है. सो मुझे वो काफी मुझे वो ओपेक लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ट्रांसपेरेंसी उसमें थोड़ी And सी. the fact is nobody has expertise here. All the people I mean, I was very surprised कि because one of the newspapers does this, जो आप पूछ रहे हैं ना पर्सनल पोर्टफोलियो कहाँ पे है, तो दो फंड मैनेजर्स का तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल उनके फंड उनके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जीरो था. अब इस साल उसमें कुछ हो गया एंड सडनली दे आर कमिंग एवरीवेयर एंड सेइंग वी हैव ग्लोबल एक्सपर्टीज बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स. So you know, and both of them, what surprised me last year was that both of them had worked abroad and come, and even then they had zero global. So for me, for example, मेरा मतलब 70% plus. I'm leaving the house where I live in aside, but otherwise, you know, something like 75% will be global, balance would be India, and the global will be again our global product is a multi-asset product, तो उसमें बहुत सारे countries के countries ही नहीं उसमें दूसरे asset classes. So in normal times we have 75 to 80% of that in equity, but we retain the flexibility. Like at COVID time, we had gone to single digit equity, which really saved us. So I mean, like you keep a cash component as well. For occasionally but not very often. मतलब more fixed income बढ़ा देते हैं अगर rather than cash and yeah, fixed income है, बाकी सब gold भी है, तो वो सब that's and sir coming back 60 crores में से how is the split right now? मेरा डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं कुछ भी नहीं करता. Correct. मेरा सारा मैनेज व्हीकल मतलब some expert fund managers there. 95% is mutual funds, 5% is in PMS. 3 या 4 PMS schemes हैं. Okay. Right. आज की डेट में so otherwise I'm a pure equity investor in the sense at all times I'm 100% equities. मैंने कभी गोल्ड लिया नहीं है, गुड और बैड जो भी है अभी उपाय नहीं है. I felt but ऐसा नहीं कि I'll never buy gold. So I'm like her. She says asset allocation. I follow the cycles. Right. मुझे ऐसा कि जिस दिन equity यहाँ होगी गोल्ड यहाँ होगी, whenever it comes I'll rebalance that and buy gold. Correct. Right. So आज के डेट में if you ask me, and by the way my whole fund is every month I do a good amount of SIP. Right. That SIP historically has earned me anywhere from 12 to 15% return compounded. But portfolio में 15 साल में 18% का क्या कर आया है, तो वो जो 3% एक्स्ट्रा आया वो because of these sector bets और you know. I think last time ने जो portfolio दिखाया था तब तो 19.2 कुछ % हाँ, तो अभी थोड़ा घट गया है because 18% का but 15 year क्या कर रहा है, तो वो जो 3% alpha है is because of these buying the dips of this thing. और उसमें भी सर क्या bifurcation रहेगा like among the mutual funds? Is 60% mid and small, 40% large cap kind of thing. 40% भी large cap क्यों? क्योंकि मेरा traditionally बहुत सारा पैसा tax saver funds में था which are this thing, तो ठीक है, that ratio is okay. आज की डेट में if you ask me today 80% of my portfolio is invested fully into equities, 20% is in cash, liquid funds type, dry powder for any opportunity kind of thing. Yes. तो जब भी आएगी तो वो उसमें डालना है. That's how. और मैम सर वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट गोल्ड कि गोल्ड अभी पिछले 1 साल में इतना रिटर्न दे दिया. लकीली हम में से किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने देखा. बहुत बार ये भी कहा जाता है मार्केट्स में कि गोल्ड के प्राइजेस डिटरमाइन करते हैं कि इक्विटी शायद आगे कहाँ जाएगा. अगर गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो शायद इक्विटी ना अच्छा परफॉर्म करे. तो अभी गोल्ड जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करते जा रहा है, क्या हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से इक्विटी पे भी परफॉर्मेंस में बेरिशनेस रहेगा? कि एक चीज़ है कि लोग गोल्ड समझते हैं सेफ हेवन है, तो अगर आप वो अगेन आप कब से CAGR देखते हैं ना उस पर डिपेंड करता है. अगर आप लंबे समय का गोल्ड का प्राइस देखें तो 1980 में जो गोल्ड का प्राइस था, ये मैं डॉलर प्राइस की बात कर रही हूँ, तो 1980 में जो गोल्ड का प्राइस था 19 साल बाद 1999 में गैस कितना रिटर्न मिला? 3 to 5% था शायद. It was down 62% over 19 in dollar terms. Oh my goodness. So it was still down after 19 years. It crossed that 1980 high in 2007, 27 साल के बाद.
उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनाया वहां से 40% गिरा था. तो गोल्ड एक्चुअली हैज बीन मोर वॉलेटाइल देन इक्विटी. आप ऐसे नहीं, no, this is the fact. in dollar India में dollar लोग- terms. India में So I'm depreciation just की coming वजह to से that. So dollar terms it has been anything but a safe haven. Right. रुपया में क्यों चार्ट अच्छा लगता है? बिकॉज इट्स अ रूपी Rupee डेप्रिसिएशन depreciation. 5% तो और वहीं तो से आ हम जाता लोग है। की नानी दादी सही थी गोल्ड खरीदने में, सोना हम्म। खरीदने में बिल्कुल सही थी, क्योंकि उस समय दैट वाज द ओनली करेंसी हेज अवेलेबल. Correct. बट अब वो बात नहीं है. अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आरबीआई की बहुत जेनरस है. $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर. As a family of 4, you can send out $1 million, almost 9 crore rupees. So for, I mean, basically you can send out as much as you want. Yes. So that's the thing. But हमारा mindset अभी भी वही है कि हम बाहर नहीं निवेश कर सकते, because well after I was working, आपके जो यंग दर्शक हैं वो तो सुन के हंसेंगे. If you were going abroad to whatever London, Singapore, wherever, you could take $500 once in 3 years. उसके अलावा अगर आप 3 साल में दूसरी तीसरी बार बाहर जाते थे तो आपको $20 जेब में डाल के फ्लाइट पकड़नी होती थी. उसके बाद आप and it was also a criminal offense to borrow money. Correct. So आप $20 लेके जा रहे हैं and you cannot even borrow from anywhere there. Anyone there, it was a ridiculous situation. But now you can invest. So gold is not the only hard currency asset you can buy. So you should now think of everything else as well. But क्या गोल्ड और इक्विटी में कोई रिलेशन होता है कि ऐसा it's कोई on डायरेक्ट there? नहीं है. गोल्ड राइट नाउ इज मोर देन इक्विटी. It is trying to replace fixed income because there's all that uncertainty around US dollar, and that's one of the drivers of gold is ki lot of central banks are moving from dollar assets to gold. And overall also there is panic ki do you see all our lives we've heard ki risk free rate global is the US treasury. Right. वही बढ़ रही है अभी. हाँ, और अब वो राष्ट्रपति ट्रम्प ने आके उसको हिला दिया है. तो अब whether it is the risk free rate or not, that's why that गोल्ड का एक बड़ा वो है. सिल्वर ऑफ कोर्स का थोड़ा अलग डायनामिक्स रहता है बिकॉज इट्स आल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल. तो वो सोलर सेल्स और बहुत जगह यूज हो रहा है, तो वो एक अलग. गोल्ड का एक शायद अच्छा बात लग रहा है, जैसे अपसाइड तो बहुत हो गया, डाउन साइड बहुत लिमिटेड ऐसा लगता है बिकॉज सेंट्रल बैंक का पुट है. मतलब सेंट्रल बैंक ने इतना खरीदा है तो वो तो कभी बेचने वाले नहीं है. तो डाउनफॉल कहाँ से आएगा? जब कोई माल बेचता तभी आता है. इतनी नहीं है, सप्लाई नहीं, और वो बेचने वाले नहीं है, तो वो इतना नहीं कर सकता है. बट हैविंग सेड दैट, माय बिगेस्ट वरी इन गोल्ड, आई मे बी वेरी रॉन्ग, कि इतना बढ़ गया है तो अब टाइम करेक्शन काफी लंबा आ सकता है, एटलीस्ट इन डॉलर टर्म्स. का जैसे टाइम नहीं, but that was not just a time correction. After was actually 19 price years, it correction was dollar terms, it was down 62% to be exact. बट फिर भी मैं मतलब इवन इफ आई वुड से दैट कि मैंने गोल्ड में थ्रू आउट माई इन्वेस्टिंग जर्नी कभी मैसिवली या कोई भी बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन गोल्ड में नहीं किया, बट स्टिल इफ यू आस्क मी, मैं कहूँगा कि फॉर अ रिटेल, अगेन फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, उसको डाइवर्सिफिकेशन के अंदर गोल्ड एज अ सेपरेट एसेट, मैं यहाँ पर वर्ड एज अ यूज करूंगा सेपरेट एसेट, बिकॉज पीपल यूज मल्टी एसेट फंड्स. नहीं, वो नहीं है. मतलब मल्टी एसेट फंड इज नॉट creating gold as a separate asset. A separate asset which can be sold at the right time, जब आपके पास होता है, वो काफी इफेक्टिव हो सकता है. और एक्चुअली अगर एक while one side is economic part of it, another is a social part of it. अगर आप देखते हैं और ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव पे हम लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि जो एक फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो अभी रिवर्स डायरेक्शन में दिख रहा है, दुनिया भर में दिख रहा है. हम लोग इन्वर्ट हो रहे हैं. तो इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे. मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई भी इसको आज से 10 साल पहले एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि आज ऐसा होने वाला है या हो जाएगा. अभी ये हो रहा है तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे हमें नहीं पता. मतलब हम में से नन ऑफ अस कैन से दैट कि इसका रिपरकशन क्या होगा. एंड दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन कि गोल्ड पे लोग बेट करना शुरू हो गए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है. सो सबको ये लगता है क्योंकि कुछ भी कर लें, नो मैटर वट एवर इट इज, गोल्ड इज अ स्कार्स एंटिटी. गोल्ड स्कार्स है. सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम है वहां पर. इस जब आप एक बिटकॉइन पे भरोसा कर सकते थे जिसमें कि कोई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है,
स्टिल उसमें सप्लाई एंड डिमांड का ही फैक्टर है। उसके बेसिस पे अगर आप उस पर बेट कर सकते थे और करते हैं, अभी भी लोग करते हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस करने लगे हैं, तो गोल्ड तो फिर भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक जेन्युइनली ह्यूमन की इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ एक एसेट है। मतलब हमारी सोशल और सोशलॉजी के अंदर वो बैठा हुआ है, हम उसको निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमने गोल्ड को जैसा देखा है। तो एकदम से विद इन फ्यू इयर्स हम गोल्ड को भूल जाएं, ऐसा बड़ा मुश्किल है। एंड मैम आपने ट्रम्प की बात की, तो हाउ सीरियसली डू यू टेक हिम एंड लाइकवाइज? सीरियसली का क्या मतलब है अभी, मतलब what he That does has an impact on the Impact, world. that's I it. mean, मतलब But that is a his very- word is law there. Yeah. But So it is a very short term impact. जैसे इंडिया के टैरिफ्स के भी बारे में बात हुई थी, तो अभी एकदम ऐसा था कि लॉक ही हो गया। Now again then लास्ट वीक आया कि we are again talking with them and then see, some लोग solution मेरे will से come पूछते in. हैं कि ट्रम्प क्या करेंगे, मैंने कहा उनको भी नहीं मालूम कि वो आगे क्या करेंगे, तो मुझे मैं कैसे क्या मालूम हो बताऊं? कि क्या करेंगे। Correct. But I think he has hurt US on a long term Long-term basis basis. also, because see, America was not just a rich country. ऐसा नहीं कि खाली अमीर देश ही था. It had a reputation. Part of it actually was true and part of it was not true. But image ये था कि it has great institutions, it has rule of law, it has freedom of expression. So अमीर देश तो दुनिया में और भी बहुत थे, Right. हैं, लेकिन America had a unique position which actually helped it attract so-called the best and brightest from around the world. मतलब Japan could not get them, South Korea could not get them, Right. even Germany could not get them, but America could get them. और आपने उस चीज को हिला दिया है। अब मतलब लोगों को है कि वहां पढ़ने जाना है, वहां रिसर्च करने जाना है, उस पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो अब अभी and other countries are taking advantage. I mean, Western European countries right now are attracting, I mean, contacting Correct. every US research lab, every US researcher की blank check लो, आ जाओ यहाँ। Right. You know, तो वो चीज is, and also, you know, therefore you were also, as I said, you were the risk-free rate of the world. You were, everybody was happy to supply you products and then take your currency. Despite $30 trillion of debt. हाँ, and take your own currency, Right. मतलब आप छाप के अपना करेंसी सामान खरीद रहे थे, because it was a confidence game. And lot of it was other kinds of confidence also, कि आप डिफेंस आपने प्रोवाइड किया। अब आप मतलब हफ्ता वसूली वाले दादा बन गए हो कि यहाँ से पैसे मतलब यहाँ से उससे आ तो मतलब if you want protection, give me this much money. So this, then people will look at alternatives, alternative for other currencies, alternative for other Education. ways to take, you know, not to cut down on trade from the US. So वो जो कॉन्फिडेंस हिलता है ना, वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। एंड ऑल्सो एज यू मेंशन्ड अर्लियर, विच इज दैट द यूएस मार्केट हैज डन वेल एंड आउट परफॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो कभी ना कभी वो खत्म होना था। पिछले साल आप मेरे से पूछते तब भी मैं ये कहती कि कभी ना कभी खत्म होगा, पर ऐसा इमिनेंट नहीं लग रहा है। सो मे बी Trump has hastened the end of that outperformance, because again लोग सोचते हैं कि अमेरिका तो हमेशा ही अच्छा करता है। नहीं, जो 2000 का हाई था नैस्डैक का, it was crossed decisively only in 2015. Correct. मतलब after 15 long years. And 2003 से 2007 का जो period था, for example, not that US was coming off a high, it was already in the doldrums after the tech crash. Even so, वो 4-5 साल में the US market over that entire period, not compounded, but over that entire period gave 65% return. Okay. Whereas the emerging market index went up 3.5-4 times, India went up 6 times, Brazil went up 10 times. तभी ये ब्रिक्स विक्स भी नाम आए थे, तब भी ये कहानी थी कि you know America is over and now it's the century of India and China. वो US market started to do well, again people forgot those stories. Because वो चाइना का तो जो 2007 का मार्केट हाई था, it didn't take it out till recently, in spite of the fact कि economy had grown 6-7 times. तो वो इस कहानियां तो हमेशा बनती हैं according to what is happening in the market. Hindsight में बनती है वो। एंड बहुत एक फेमस कहावत है कि जब यूएस नीज करता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। सो इन दिस केस अगर ऐसा हम लोग अलग हो जाते हैं यूएस से, पूरी कंट्रीज का जो लिंकेज है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो क्या ये इम्पैक्ट कम हो जाएगा यूएस का ग्लोबल इकोनॉमी पे? कुछ तो कम होगा, बट it will not be a very smooth process. You know, ये सब चीज, you know, whenever like you are the 800-pound gorilla in the economic space, you are the dominant economy, you are the dominant player even in a defense or imperial state.
उसमें मतलब इट्स एंड ऑल्सो देयर इज नो $1 डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, but it will need to be a combination because no one wants to hold the Chinese currency, which is really the second strongest economy. So there are like Swiss franc है, euro है, yen है, ये सब का कुछ कुछ combination बनेगा. But I mean, definitely, I think Trump has done some long-term damage to America. And regarding the bull run in the US पिछले 10-15 साल से रही है, कोई भी ऐसा एक फेज आया ही नहीं यूएस मार्केट्स में जहां वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, जैसे चाइना की हमने बात की 50% हमको कम पे मिल गया, तो यूएस और इंडिया में मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगती है कि कभी हमको एकदम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक मार्केट मिला ही नहीं है. तो जब वो करेक्शन आएगा, एज वी आर सेइंग कि इट इज बाउंड टू हैपन एट सम पॉइंट इन टाइम, तो क्या वो वैल्यूएशंस देखने को मिलेंगे या फिर पीपल आर सो मच प्रोन टू इक्विटी मार्केट्स कि वो पैसे वहां पे जाते ही रहेंगे? नहीं, हमें वो हमेशा वही लगता है कि जब चल रहा होता है कुछ कि वैसे ही चलता रहेगा. मतलब बिफोर द 2000 टेक क्रैश, हु वुड हैव थॉट कि नैस्डैक का हाई 15 साल तक वापस नहीं आएगा. I mean, people have forgotten that Cisco was once the highest market cap company in the whole world. तो वो सब जब आप उस फेज में होते हो तब लगता है, वही बोल रहे हैं जैसे पिछले साल इंडिया में लोगों को था कि 30% कंपाउंडिंग इज कंजर्वेटिव. सो वो एक साल में जीरो रिटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट, जीरो नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी एक्चुअल में ऑल टाइम हाई का डेटा आई है ऑलमोस्ट करेक्ट लास्ट ईयर का. तो वही मतलब है कि दैट व्हेन यू आर इन व्हाटएवर फेज लगता है हमेशा ऐसा ही रहेगा. एंड मार्केट में जो आप बोल रहे हो ना 40% जो भी आएगा ना, वो रिस्क आज हमें पता भी नहीं है. करेक्ट, यू नो, क्योंकि जो चीज आप गेस भी कर सकते हो ना, तो वहां से वो मार्केट प्रिपेयर है उसके लिए. तो वो अचानक कोरोना किसी को पता ही नहीं था, राइट, 9/11 किसी को पता ही नहीं था. ऐसे इवेंट होंगे जो आज कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं. देन ओनली मार्केट कैन गो डाउन बाय 30-40%. और वैसे आपने कोरोना का नाम लिया, तो एक तो खैर वो बात है कि आपको 2020 के बिगिनिंग में यू डिडंट नो कि कोरोना आने वाला है. बट अगर मैं आपको 2020 के बिगिनिंग में बता देती कि कोरोना आएगा और उसके कारण ऑटोमोबाइल्स, रिटेल, होटल्स, एविएशन, ये सब जीरो हो जाएंगे, बाकी भी सब इंडस्ट्री मतलब जीरो रेवेन्यू, एंड बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज विल आल्सो बी वेरी नेगेटिवली इंपैक्टेड. वुड यू हैव सेड कि बुल रन आएगा? नहीं. सो दैट इज हाउ अनप्रेडिक्टेबल. वो कहानी तो बाद में बनती है कि हाँ लिक्विडिटी इंजेक्शन था तो मार्केट तो चलना ही था, और ये सब कहानियां बाद में बनती हैं. एक्चुअली शी इज राइट. अगर आज मैं आपको इवेंट बता भी दूं तो भी नहीं, मैं तो भी यू कैन इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री डर जाऊंगा. आप डर नहीं, आप पैसे नहीं बनाओगे, पैसे खोगे उसमें भी. मैं आपको सारे इवेंट्स बता रहा हूँ. आपके पास एस्ट्रोलॉजी वो जो बोलते हैं ना, बॉल है, सुपर क्रिस्टल, क्या क्या इवेंट्स एक साल में होने वाले हैं, तभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे. कई बार लोग बोलते हैं मैडम बता दीजिएगा मार्केट कब खरीदना है बेचना. मैंने कहा बता भी दूं तो अगर आप लोग एक्ट करोगे, बिकॉज दिस इज ऑन रिकॉर्ड. इन 2020 on March 2 I had tweeted कि something very strange is happening, because उस समय वो इटली और जापान में स्कूल्स बंद हो गए थे, एंड इटली और जापान में स्कूल्स बंद हो गए थे, एंड देन इटली के सब मतलब रोम के सब टूरिस्ट अट्रैक्शंस की फोटो आई थी जिसमें कोई नहीं नजर आ रहा था. So later on we got used to those pictures, but that was the very first time and I said this is unprecedented, because world wars में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. And that's when we went, like as I said कि हम लोग का normally globally 75-80% इक्विटी होता है, हम लोग लेस देन 10% इक्विटी पे चले गए. वी वेंट इनटू ऑल इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, बट इन 3 weeks वी ट्वीटेड अगेन ऑन March 23rd कि टाइम टू बी बैक इन, एंड बाय द एंड ऑफ मार्च वी वर री इन्वेस्टेड. तो वो मैंने कहा वो आप करोगे, मतलब मैंने अगर आप निकल गए होते तो आप 3 हफ्ते बाद घुसते क्या, बिकॉज यू नो कि इतना वर्टिकल फॉल है तो एक बार तो राइज करेगा. आई डिडंट नो कि इट वुड बिकम लाइक अ लॉन्ग टर्म बुल रन, बट एक बार ऊपर आएगा ये तो नजर आ रहा था. एंड इफ यू हैड मिस्ड दैट बाय अप्रैल एंड द मार्केट वाज अप 30%. सो अगर आप मिस कर गए तो मिस कर गए. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी इंजेक्शन की, वहां पे उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. लिक्विडिटी इतनी सारी इंजेक्ट हुई. अभी भी पिछले 8 महीने हम देखे तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट होती जाए, चाहे वो पहले टैक्स के रिफॉर्म में हो या फिर अभी जीएसटी करके हो, लेकिन मार्केट्स उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे. तो वी नेवर नो कि व्हाट वुड हैपन. बस खाली एक ही चीज है, अब जो सेंट्रल बैंक चाहे गोल्ड हो और सेंट्रल बैंक चाहे इक्विटी मार्केट्स हो, दे बिकम द बिगेस्ट पुट. करेक्ट. 30% होते ही गवर्नमेंट इटसेल्फ विल कम इनटू एक्शन एंड रिलीज लिक्विडिटी की मार्केट को इतना गिरने नहीं देते हैं. एक आर्टिफिशियल हो गया. सी फ्री मार्केट का मतलब क्या था? इट कैन गो अप द वे यू वांट एंड इट कैन फॉल द वे यू वांट. दैट्स फ्री मार्केट. नाउ अब ये फ्री मार्केट का कांसेप्ट ही मुझे लगता है, चाहे यूएस ले लो ना, कोविड में यूएस ने कितना पैसा बांटा था फिस्कली, सीधा अकाउंट में चले गए थे, तो लोगों को वापस आ गए. तो वो जो कोविड का रियल इंपैक्ट आना था वो आया ही नहीं. राइट. तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि
कितना फॉलो सकता है? ये तो मतलब अभी बिकॉज एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे मैम भी बता रही थी कि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जब तक रहता है तब तक आपके पास बहुत सारी ऐसी सब चीजें होती हैं जो कि कुछ लोगों के लिए सरप्राइज होती हैं, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती हैं। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, इतना डिस्कस होता है, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे डिस्कस हो रहे हैं। तो ये इन सब चीजों की वजह से ना अभी थोड़ा सा गिरेगा, FIs निकले, DIS ने संभाल लिया, नहीं तो रिटेल वाले आकर के संभालते हैं। तो लिटरली अभी मुझे ऐसा लगता है, और दिस इज द काइंड ऑफ अ वे आई लुक एट इट, कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा कुछ मेजर वैल्यूएशन क्रैश दिखने वाला है। टाइम करेक्शन सबसे बड़ा फैक्टर आज के टाइम में है कि जो टाइम करेक्शन होता है या हो सकता है, जो अभी बार बार मुझे लगता है ये ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत कि कब वैल्यूएशन गिरेगा, मैं उसको स्पॉट करूंगा। बेहतर है कि कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एंड रिमेन इन दैट रियल बिहेवियर सब पता बिकॉज चलेगा। ये जो साइकिल जो इसे चला रही है ना, यही इसे बैलेंस भी कर रही है। मतलब ये चलानी बंद, मतलब ये अगर इसने चलना बंद कर दिया, मतलब हम जो बोल रहे हैं ना कि रिटेल इन्वेस्टर कई बार बीच में आता है कि अरे ये तो रिटेल इन्वेस्टर का यूफोरिया है जिस वजह से सब कुछ सस्टेन्ड है। मैं कह रहा हूँ हाँ, दैट्स द वे इट इज, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज दिस यूफोरिया इटसेल्फ इज काइंड ऑफ बैलेंसिंग दिस साइकिल। सो अदरवाइज किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस का जो वैल्यूएशन होता है वो तो जेन्युइनली हमेशा ही एक आर्बिट्री रहा ही है। आप कैसे बोलते हैं कि ये 10x के मल्टीपल पे बिजनेस होता है या 20x के मल्टीपल पे होता है, दिस इज ऑल व्हाट इज इट, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइपोथेसिस बिहाइंड दैट। उसका कोई मैथ्स 100% तो होता भी नहीं है। तो आज के टाइम में ये भी ऐसा ही है। तो अगर ये लोग इसको, इस फिलॉसफी को कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये अपने आप ही सस्टेन रह जाता है। एंड रिगार्डिंग SIP इनफ्लोज, जब मार्केट्स ऐसे करेक्ट होते हैं तो डू वी सी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है जब लोग SIP इनफ्लोज कम कर देते हैं? मेरे को लगता आएगा, बिकॉज वी डील डायरेक्टली विद इन्वेस्टर्स। Right. अभी तो 1 साल हुआ है तो देखो पता नहीं चलता है। जो 3-4 साल से डल रहा है उसका अभी भी CAGR दिख रहा है। राइट। बट जिन्होंने 1 साल में स्टार्ट किया है, 2 साल में किया है, 2 साल मार्केट डाउन 15-20% रहते हैं, 15% फ्लैट मार्केट और नहीं बनता है। आई एम वेरी श्योर कि वो SIP जैसे गोल्ड, अभी आप देखो ना गोल्ड में जाना शुरू हो गया, यू नो, फिर कल को फिक्स इनकम अच्छा दिखेगा, ये प्रॉपर्टी अच्छी दिखेगी। Right. सी ह्यूमन माइंड डजंट चेंज। Correct. हजारों साल का जो है ना वो वी विल ऑलवेज बी विक्टिम ऑफ ग्रीड एंड फियर साइकिल, यू नो। तो जो एसेट क्लास अच्छी करते हैं सब उसके पीछे जाते हैं। तो 2 साल का पेन है, 2 साल अगर नहीं चला यू विल सी द रिजल्ट्स। SIP नंबर्स अपना आप कम होंगे। अभी So आप it is देख not लो, just SIP, but if you look at total mutual fund inflows, not just the SIP. It's around 20,000-30,000 crores No, monthly वो basis पे। मतलब if you look at the long term charts again, they go up around the peak of the market and they are at the lowest at the bottom of the market. ये पूरा pattern है। Right, मतलब right. if you put everything together. तो वो तो and always I mean this is studies not just in the US but in every country in the world, Portugal, Brazil, जहाँ भी ये study की गई है, same result that sentiment is a contraindicator। Correct. कि जब there is buoyancy लगता है सब अच्छा ही अच्छा है, उसके बाद के पीरियड के रिटर्न बिलो नॉर्मल होते हैं जो हम लोग पिछले साल भर में देख रहे हैं। Exactly. और जब लगता है कि सब अब निकल जाऊं, क्या SIP बंद कर दूं, उस तरह का जब माइंडसेट होता है उसके बाद रिटर्न्स आर अबाउट नॉर्मल। जो मार्च But अप्रैल वो में ये डाउन कि- आया था अभी, अगर वो अभी तक कंटिन्यू रह जाता तो आपको अभी तक दिख जाता है। रिटर्न अभी भी दिख जाते हैं, करेक्ट। बट लेकिन अगेन यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है ना कि ये जो अगर हम सेंटिमेंट्स को भी हम एज एन इंडिकेटर देखेंगे, वो सेंटिमेंट का वो पीक कब आया हमें नहीं पता। हाँ, वो हाइंडसाइट में पता चलेगा। वो भी हमें हाइंडसाइट में Hindsight में पता पता चलता चलेगा, है, क्योंकि correct. जैसे कि अभी ये जो 2021 ऑनवर्ड जो बुल हुआ, ये जो दैट एंटायर सिचुएशन दैट हैज हैपेंड, हर साल ऐसा लग सकता था कि अभी शायद सेंटिमेंट पीक पर है, बट हमें नहीं पता। 2022 was a bad year। 2022 कह सकते हैं, हाँ, करेक्ट। और 24 में तो नजर आ रहा था कि हाँ। it has gone crazy, as I was telling you, people were asking all these kind of things कि मतलब why are you being conservative, आपको रिस्क पे इतना फोकस क्यों चाहिए, when I am willing to take high risk, why are you not willing to take high risk। तो वो इस तरह की मतलब कॉन्वर्सेशन एंड इन जनरल जब आप इंडस्ट्री देखते हो तो व्हाट इज द ट्रेंड? एक सर्टेन वेल्थ होने के बाद क्या लोग म्यूचुअल फंड से शिफ्ट होके PMS AIF जैसे प्रोडक्ट पे जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में और ऐसा- ऐड करते रहते हैं? ऐसा ट्रेंड है, बट पर्सनली आई डोंट बिलीव इन। Right. पर्सनली आई बिलीव कीप एवरीथिंग सिंपल। मतलब राइट। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है टैक्स और फीस Correct. का। बहुत सारे प्रॉफिट शेयरिंग मतलब होते हैं। तो फाइनली देखो कॉस्ट सब कुछ मैटर करता है, टैक्स एवरीथिंग एड्स अप, राइट।
तो अगर आपको पीएमएस में एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी है जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिल सकती है, राइट, या वो फंड मैनेजर की वो एक्सपर्टीज है, तो आप जाओ, बट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, करेक्ट, कि एग्जॉटिक लग रहा है, वेल्थ बढ़ गई है तो कर दूं, हाँ वो नहीं. माय होल आइडिया इज आई वांट टू, and why I invested in 3-4 PMS is just to compare after 5 years period had they beaten mutual funds, post tax, post fees. अगर वो एक सब्सटेंशियली बीट करते हैं then I will have the view कि हाँ it works, but अगर वो नहीं करते हैं तो फिर I'll come back to this thing. करेक्ट. And my the thing is, अगर 100 crores मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ तो फिर लोग को क्यों ये है कि 2 करोड़ के बाद अब नहीं डालना है kind of thing. See, दूसरी चीज एक ये भी है कि sorry, I mean that people mix up structures and asset classes. Like कई बार लोग बोलते हैं कि मैं गोल्ड ETF ले लूं, कि ये AIF ले लूं, कि ये ले लूं. मैंने कहा you have to first decide on your asset allocation. उसके बाद वो फिर asset में आप दिखाइए, देखिए कि which structure suits you best. That this don't mix up things because लोगों में वो clarity भी नहीं होती है कि what is a structure and what is a asset. एक structure decide होगा कि मुझे 60% equity as an asset. हाँ, तो फिर equity में mutual fund में लेना है या PMS में लेना है. viewers को मैं बोलना चाहूँगा at least this thing diversification के नाम पे हम इतना रायता फैला लेते हैं in the sense सब कुछ ले लिया, right? Less is more. Correct. In anything whatever you do, जितना आप कम जगह डालोगे, मतलब in the sense structured, उतना आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे. अगर आपने 25 जगह डाल के रखे ना, आपको पता ही नहीं है क्या है कितना. लोग 10 लाख के पोर्टफोलियो में सिर्फ 12 स्कीम्स ले लेते हैं ज्यादा. तो सो मतलब एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू ट्रैक इट. एक पन्ने पर, एक पेज पे अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा नहीं दिख रहा है ना, तो फिर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. करेक्ट. सो इसमें अभी किसी अगेन इन सम ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर ये AIF या स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो व्हीकल्स हैं, ऑल दोज थिंग्स, सो समबडी वाज आस्किंग कि ये तो एग्जैक्टली यही जो क्वेश्चन आता है कि अभी क्या वहां पर मूव करना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स. सो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से इसके बारे में सोच रहा था कि अगर आपको डेस्टिनेशन पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो इट इज एज गुड एज कि आप वो एक स्टैंडर्ड एयरलाइंस लेते हैं, चार्टर प्लेन लेते हैं, राइट? डेस्टिनेशन दोनों ही सेम ही पहुंचेंगे. एक में शायद ये होगा कि अगर आपने अपने वो कनेक्टिंग फ्लाइट ध्यान नहीं रखी तो फ्लाइट मिस हो सकती है, आपकी सीट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब खुद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. वहां पर शायद ऐसा होगा कि कोई एक सब कुछ चीजों का ध्यान रख के आपके लिए करेगा, आपको ना फ्लाइट मिस होने की गलती है, ना कोई भी ऐसा आपके साथ अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट हो सकते हैं. बट डेस्टिनेशन एट द एंड ऑफ इट, दोनों जगह आप एक ही जगह पहुंचने वाले हैं. आप ये सोच रहे हैं कि इस वाली फ्लाइट में बैठ करके, कि ऐसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के फ्लाइट में बैठ करके आप किसी और जगह पहुंच जाएंगे, तो गलत है. तो पहले आप अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर लीजिए. अगर ये वाली फ्लाइट जो आप जिस फ्लाइट की बात कर रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड लुफ्तांसा की फ्लाइट से आप जाना चाहते हैं, वो जाती ही नहीं है, देन इट मेक सेंस कि ठीक है, आप एक कोई स्पेशल चार्टर प्लेन ढूंढ रहे हैं, आपको एक ऐसे आइलैंड पे जाना है जो कि अदरवाइज एक्सेसिबल ही नहीं है, मेक सेंस. बट अदरवाइज इफ देयर इज अ व्हीकल जो आप काफी चीप, इजीली अवेलेबल, थोड़ा बहुत सेल्फ मैनेज करने से हो सकता है, तो व्हाई नॉट डू इट दैट वे. And also sometimes again there is a lack of understanding, or maybe it is mis-selling on part of the intermediaries. लोग आके बोलेंगे कि PMS से तो AIF बेटर है, AIF में टैक्स नहीं लगता है. मैंने कहा AIF at the fund level has already paid tax at the highest slab. आप बोल रहे हो उसमें टैक्स नहीं लगता है, तो मतलब वो उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है. कई बार लोग बोलते हैं, लोग आके ही मांगते हैं, लोग कभी नहीं मांगते हैं. इन्वेस्टर्स कभी नहीं मांगते कि मुझे PMS चाहिए, ये हम बेचते हैं. राइट. वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. हाँ, ये कोई इन्वेस्टर को पता ही नहीं है. हम ही उनको ज्ञान देते हैं कि PMS आप म्यूचुअल फंड में क्यों डाल, आपका ड्राइवर भी यहाँ डालता है 500 रुपए, तो आप ये आपके लिए एक्सक्लूसिव ला रहा हूँ, आपका ना पैसा ना जोमेटो में, स्विगी में अनलिस्टेड में जाएगा, जैसे उस वक्त था ना. एक ये नैरेटिव से कहानी बेची जाती है. धोनी ने डाला उसमें. बट PMS cannot invest in unlisted securities. मैं आपको बता दूं, in fact PMS is but like private equity का स्टोरी अलग ही नैरेटिव इंडिया में चला है कि यहाँ पे करिए. एक और मुझे क्वेश्चन है रिगार्डिंग परचेज ऑफ हाउस वर्सेस रेंटिंग. आई थिंक तीनों यहाँ पे जो है हमारे साथ अलग अलग फेजेस में परचेज्ड हाउस. मैम परचेज्ड इट वेरी अर्ली एट in her career. You have purchased it I think 5-7 years ago if I'm not wrong. Multiple I'll yes. explain. And sir is of the opinion कि मैं इतनी अच्छी एरिया में भी रेंट पे आराम से रह सकता हूँ, तो why purchase? So what is your opinion ma'am? Why such a purchase at a very early stage of your career?
तब तो इतना नहीं सोचा था, बिकॉज वो ये रहता था कि 11 महीने की लीज वाला हिसाब है. सो द फर्स्ट हाउस आई बॉट वाज, आई वाज स्टिल इन माय 20s, बट इट वाज नॉट ऑन लोन, इट वाज कैश डाउन. एंड लगा था कि चलो उसी में रहते रहेंगे. ओनली व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न दैट स्टार्टेड लुकिंग एट बिगर प्लेस, एंड मोर बिकॉज आई वाज रनिंग आउट ऑफ प्लेस फॉर माय बुक्स. किताबें रखने की जगह कम हो रही थी. दैट वाज एक्चुअली द प्राइमरी मोटिवेशन कि किताबें कहाँ रखेंगे, तो जगह ही नहीं बच रही है. But in theory, I would say that if there is a trade-off involved, yes, I mean, on a spreadsheet sense, renting is better. Correct. But depends on whether you can get a rental place where you will not be thrown out. Whether if you have children कि 10 साल उनको स्कूल यहाँ जाना है, so on a pure financial sense, तो renting makes more sense. But no, there are always other considerations when you want to be. If you know for sure कि इसी सिटी में इसी लोकेलिटी में रहना है, एक तो वो भी बात होती है कि आपने खरीदा तो आप वहाँ फंस गए. तो but I am against real estate as an investment. Correct. So that especially I have, residential part of so it. I think. anywhere, I mean, I am against real estate as investment primarily. So other than my one house in Mumbai, I have never, even in Dubai, I was staying on rent. So I was like, so it is just that कि मतलब मिल गया अच्छा घर तो ले लिया, पर otherwise ये चीज तो बहुत ही ज्यादा, it is, if you look at even the actual data, जितने टाइम में इक्विटी आपकी 15 times हुई है, रियल एस्टेट 4.4 times हुई है. बट फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज इलिक्विडिटी. जब आपको चाहिए, यू वुड बी लकी इफ यू कैन सेल इट इवन इन 6 months. एंड और न्यूज़पेपर में जो आता है पर स्क्वायर फुट रेट, वो आज तक मुझे नहीं मिला कोई जो अपने घर को उस रेट के आसपास भी बेच पाया हो. पहले तो बेच पाया है. हाँ, बेच, वही तो बोले 6 महीने में भी बिक गया तो अपने बड़ी बात है. सालों लग जाते हैं. सो लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट नेगेटिव. सो बट एज आई सेड, यू नो, द हाउस यू लिव इन, देयर आर आल्सो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस. Correct. It's an emotional decision also. हाँ, बिकॉज मतलब वो पेरेंट्स को वहाँ ठीक लगता है, बच्चों का स्कूल है, जो भी है, मतलब you have a network there. So, but on the other hand, I was just talking to somebody recently, and he was saying that in Delhi, he said, मतलब 10 साल is a reasonable part of my adult life. 10 साल I've been renting a house which I know I'll never be able to buy. But मैंने 10 साल enjoy तो कर लिया ना. Because in India the rental yields are very low. हाँ, तो मतलब the rent is very inexpensive relative to the price of that property. Correct. Yes. What about you, sir? I think there's a story. So नहीं, मेरे पास तो हाउस से रिलेटेड काफी सारी कहानी है. मतलब I would say that कि one of the factor of creating whatever wealth that I could able to create was, उसके पीछे घर के decisions बहुत important factor रहे. और उसमें अगेन वही था कि गलतियां नहीं की थी, और वही गलतियां मैं आज तक बताता हूँ और अभी तक भी लोगों को नहीं समझ में आती हैं, और मुझे लगता है somehow नहीं ही समझ में आ रही हैं. और ये तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है. पहला तो मुझे लगता है घर बहुत ही उसको प्योर फाइनेंशियल देख भी नहीं सकते. वो है तो इमोशनल एलिमेंट उसके पीछे, बिकॉज आप उसमें रहते हैं, आप अपना सब टाइम बिताते हैं, आपके जिंदगी की मेमोरीज बनती हैं, तो आप उसको घर को प्योरली फाइनेंशियल नहीं देख सकते. बट उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है. प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी गलती, जैसे जो मैंने बचाई अपने केस में, आप घर उतना खरीदिए जितनी आपकी नीड है. भाई खरीदना ही है आपको सपोजिटली आपको क्लियर हो गया कि जैसे मेरे लिए क्लियर था कि पुणे में मुझे रहना है, मुझे जगह पसंद है, मेरे पास चॉइसेस और नहीं है इसके अलावा, पुणे के अलावा मैं कहाँ जाऊंगा. सो मुझे पुणे पसंद है, जॉब बहुत अच्छी है, आई वांट टू कंटिन्यू हियर. तो अभी मेरी नीड कितनी है, क्या मेरी नीड वाकई में, हम यही होता है ना कि अरे अब जब घर खरीद रहे हैं तो फ्यूचर सोच के अच्छे से खरीद लेते हैं. घर कभी नहीं बंद होने वाले हैं. घर people want to buy these kind of bigger houses as if कि कल तो 3 bedroom घर बनेगा ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. आज आप जितनी आपकी नीड है आप उतना घर खरीद लीजिए. मैंने वही किया था, जितनी नीड थी उतना घर खरीदा. थैंकफुली द गुड पार्ट इज दैट कि जब नीड बढ़ी, थोड़ी सी इनकम भी बेहतर थी, एट द सेम टाइम मुझे क्लैरिटी भी थी, ये पता था कि अब खरीदना क्या है. उस समय तो पहले दिन अगर मैंने खरीद भी लिया होता तो बाद में वो नीड ही मुझे, जैसे आपके केस में आपको पता है कि मुझे बुक्स रखने की जगह चाहिए, राइट. अभी कहाँ से, आपकी नीड ही नहीं पता है, आपने उठा के खरीद लिया, फिर आप कुछ दिनों बाद परेशान हो रहे हैं कि अरे यार घर तो खरीद तो लिया बट मेरी नीड तो क्लैरिफाई हुई नहीं. सो नीड तो इवॉल्व होती है, तो घर भी इवॉल्व हो सकता है ना.
क्यों नीड के पहले दिन ही सब कुछ सोच के रखना है कि मैं अपनी जिंदगी के लिए इसी घर में बुढ़ा होऊंगा, इसी घर में मरूंगा? मतलब why do you have to think that way, right? So I bought a house, lived there for few years, 6-7 years I think I lived there. वहां पे समझ में आया कि अभी इसकी नीड मेरी खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट नीड का टाइम आ चुका है. यू वोंट इमेजिन, आज तक भी लोगों को समझ में आना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि मैंने अपना अगला घर मूव इन होने से पहले इस घर को बेच दिया. मैंने कहा कि कोई पॉइंट ही नहीं है, अब मेरी नीड यहाँ क्लैरिफाई हो चुकी है कि अब इससे नहीं रहने वाली है, तो इसको रख करके कोई मतलब नहीं है मेरे पास. माइट एज वेल ये कैश में यूज करूंगा नेक्स्ट घर को, क्योंकि उसका डाउन पेमेंट तो मुझे अभी देना है. तो आई सोल्ड द हाउस, मूव्ड इनटू अ रेंटेड प्रॉपर्टी, और इमीडिएटली इस पैसे को मैंने यूज कर लिया, बिकॉज मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट टच नहीं करना चाहता किसी भी हालत में. और आज भी मैं लोगों को बताता हूँ, मैंने एक पूरा वीडियो इस चीज पे बनाया है. मैंने वो मार्क करके रखे थे शेयर्स. जब मैंने वो घर खरीद रहा था तो मैंने कहा था कि अगर मैंने ये घर नहीं बेचा, सो व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं एक्सेल पर कि अगर मैंने नहीं बेचा तो क्या करूंगा. तो मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट्स मार्क करता हूँ, इसको बेचूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिच कि मेरे पास इतना पैसा हो कि बिना ये सोचे तो मुझे इनमें से किसी एक को तो डिसाइड करना पड़ेगा. सो आई मार्क दोस शेयर्स. फाइनली एंड में सारी मैथ्स में मुझे समझ में आया कि डजंट मेक सेंस, सेल दिस हाउस, मूव इनटू अ रेंटेड प्रॉपर्टी. इस घर में डाउन पेमेंट करो, जब तक वो घर मिलेगा तब तक रेंट में रहो, फिर मूव इन कर जाओ. एंड यू नो वो आज भी मेरे पास एज अ रिमाइंडर वो मार्किंग है. वो उसने जो कंपाउंडिंग दिया है मुझे, वो मतलब वो घर में तो आई डोंट थिंक कि वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट्स में भी वो मुझे इतना बेहतर रिटर्न दे सकता था. जो मुझे इक्विटी, जो मैंने मार्क्ड इक्विटी थी उस समय में, और वो उसने आज मुझे जो मेरी सिचुएशन है उसमें, मैंने कहा कि इट डजंट मेक सेंस. एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग दैट टू दैट पीपल कि ये मार्किंग मैंने आज भी रखी हुई है फॉर पीपल टू नो एंड एज अ रिमाइंडर टू माय सेल्फ. राकेश जी का है ना क्रिसिल वाला एग्जांपल कि एग्जैक्टली, but then that is stupid. I mean, for Rakesh, I mean, after Rakesh died, people were talking कि अगर उसने घर नहीं खरीदा होता, वो क्रिसिल रखा होता तो इतना हो जाता. मैंने कहा भैया सोचो, मतलब वो ऊपर चला गया, वो घर तो भोग लिया ना उसने. See, ultimately money is for using. It is not. I mean, one of the Zeroda brothers also bought a house. People said, he's been talking against. I said, for him, it's not even a rounding off error. You can't break walls in somebody else's house. Why shouldn't you have a house of your dreams if you can afford it? It is not a trade-off for him. It's a trade-off for you. उन्होंने रीजन भी दिया था कि रेंटेड प्लेस में he was asked to move out, and that is the moment he felt कि चलो in any case, as I said, मतलब सोचो ना, their circumstances are not the same as your circumstances. But one thing which I find really strange, I mean, for most people, house is the biggest purchase they make. And they do not measure it. Matlab, to me, it is unthinkable. I mean, from even before I bought this house in my 20s, I bought one small flat earlier when I was in Citibank because you were getting cheap loan, and that was you could it proved to be a good investment. But from that house onwards, I always measure because. सी वो जो एग्रीमेंट का नंबर होता है वो सब जगह डिफरेंट बेसिस पे होता है. कहाँ वो बिल्ट अप, सुपर बिल्ट अप, ओल्ड बिल्डिंग, नो न्यू बिल्डिंग, ओनली थिंग यू गेट इज द मेजरेबल प्लेस. सो आई हैव नेवर बॉट अ प्लेस विदाउट मेजरिंग इट. वो तो मतलब बेसिक मुझे लगता है कि मतलब ये तो मतलब दिस इज योर बिगेस्ट परचेज. व्हाई वुड यू नॉट डू दिस बेसिक थिंग? ऑल यू डू इज मेजर वन टाइल एंड देखो क्या है. एंड आई रिमेम्बर आई वाज लुकिंग एट दिस property in Kolaba getting built by one of the big name builders, and I went there and they said this is the show flat, and I took out my measuring tape and he said I won't let you measure it. I said thank you, that means it is not what you say it is if you're not letting me measure it. Correct. So my goodness. so मतलब मुझे लगता है कि इससे बेसिक चीज हो क्या सकती है कि मतलब you're buying something which every square foot you're paying XYZ amount. You should know what you're buying. ये तो वही बात होगी. एक कंपनी बोल रही है कि मेरा EPS 80 का है और वो फाइनेंशियल रिजल्ट देने को रेडी नहीं है. हाँ तो वो मतलब मुझे तो अपने हर उसका याद है कि कितना मेजर्ड एरिया था. And sir, what's your story? I think viewers को जाननी होगी. No, so see, I'm not saying that I'm against buying a house. I have few principles and that has worked very well for me. I always believe in the early part of your career you should never buy a house. Correct. मैच्योरिटी नहीं रहती है, उतने पैसे नहीं रहते हैं, ट्रेड ऑफ बहुत बड़ा रहता है. EMI के उसमें फंस जाते हो आप. अरे आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हो, आपको जो भी बॉस है आपको उसको झेलना पड़ेगा, राइट? एंड फॉर दैट रीजन 90% पीपल हु आर वर्किंग टुडे इन जॉब्स आर नॉट एंजॉयिंग व्हाट दे आर डूइंग
दे जस्ट डूइंग बिकॉज घर चलाना है, EMI चलानी है। तो मेरा उसमें प्लस आप 20s में रहते हो, आप बैंगलोर हो, कल दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट हो गए, तो फिर आप कहाँ घर चेंज करते करते करोगे। 40-45 में आपको क्लैरिटी भी आती है, कुछ पैसे कंपाउंडिंग भी हो जाती है, राइट, मैच्योरिटी भी आती है कि कितना लेना है क्या लेना है, तब आप करो। सो दैट इज माई रीजन। सेकेंडली मैं खुद अंधेरी रहा हूँ, आई मीन वी आर डूइंग इट हियर। 5 साल मैं खरीद भी लेता, लाइफ वुड हैव बीन नाइटमेयर इन द सेंस ट्रैफिक इतना ज्यादा है, राइट। तो फिर और हम ये वेल्थ कमा किसके लिए रहे हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए कमा रहे हैं। वो पीस ही नहीं है, यहाँ पे घर है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं घर लेने से एक पीस ऑफ माइंड आता है, बॉस नॉट 3 घंटा ट्रैवल करके आपको वो शांति नहीं आएगी, राइट। आप घर तक जब तक आए बच्चे सो गए हैं, बच्चों को बड़े होते कभी देखा ही नहीं आपने, राइट। तो क्या मतलब है। एंड लास्ट 10 साल से मैं चर्च गेट रह रहा हूँ, लाइफ हैज बीन सुपर। रेंटल यील्ड्स आर 3%, घर रोज घर पे खाना खाने आता हूँ, राइट। इससे बड़ा पीस ऑफ मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये रिटर्न मैंने कमाया है, राइट। 1 घंटा आप सो सकते हो खाने के बाद में, और क्या चाहिए आपको, राइट। और देखो जैसे इन्होंने बताया ना कि वो जो घर में 10 साल इन्होंने रहा, वो एक राजा ही खरीद सकता था, बट इन्होंने राजा की तरह रहा। तो मुझे भी राजा बनना जरूरी नहीं है, मुझे बट राजा की तरह रहना है। तो आज चर्च गेट मरीन ड्राइव पे मैं रह रहा हूँ। देखो बॉम्बे में कोई भी आता है ना, पहले 5वें दिन में वो मरीन ड्राइव आता ही आता है, करेक्ट। और क्या देखता है, ये साइनी फ्लैट्स देख के काश ये घर में हम रह पाते। और हजारों लाखों में एक जनों का ऐसा ड्रीम होता है कि मैं 10 साल में आई कुड कम देयर एंड लिव दैट लाइफ। भले ही रेंटल पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलेगी, यू नो। प्रॉब्लम लोगों क्या है, दुनिया क्या बोलेगी रेंट पे, खासकर छोटे टाउन शहरों में। आई सेड हु केयर्स। मैं अगर खुद मैं बोरीवली में रह रहा हूँ और 2 घंटा ट्रैवल कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज दुनिया बोलेगी कि इसका खुद का है, आई डोंट वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट। सो ये रीजंस है। बट एक बार पैसे बन जाए, 100 करोड़ बन जाए, 200 करोड़ बन जाए, या जो भी बन जाए, और फिर 30 करोड़ का फ्लैट खरीदना है। एंड आई ऑलवेज हैव वन रीजन कि घर जब आप खरीदो ना, तब कभी पैसे मत देखना, राइट। क्योंकि आप वो ड्रीम लाइफ का जो फ्लैट और कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, उसमें कोई वही उसमें आरओआई नहीं होता है, उसमें आरओआई नहीं होता है। वो आपकी मनपसंद होना चाहिए। एक चीज और बोलूं, मतलब ये इंटरेस्टिंग, यू आर सेइंग 45-50 पे अपना ड्रीम हाउस खरीदो या बनवाओ या जो भी है। This I have found very often, because by the time people build their real dream house, and this I'm talking like some of this Dubai fancy villas and all that, they are somewhere between 45-50, maybe 55. And they build this lavish thing. वहाँ पर तो मतलब 5 story का and 25,000 square feet, fountain भी है, home theater है, ये है वो है. Now what happens is that within a few years the children are gone. And the children, even if they are in Dubai, let us say, they don't want to stay in this isolated villa estate. They want to be in a and they don't want to, no one wants to manage a 5-story house. So all those houses are available for rental, because आपने बनाया dream house, but by the time मतलब your parents have passed away, your children are gone, तो आपका वो family बदल जाता है. That also at that stage again your family evolves totally. And within 10 years, you are looking to downsize and move to a smaller, more manageable place. So इसलिए उस stage पर भी सोच समझ कर. She is right. On the contrary, जो इतना EMI और डाउन पेमेंट इसके लिए, उसके आप ट्रैवल करो फैमिली के साथ, जो आपके बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ है 30s to 50s में, ट्रैवल द वर्ल्ड विथ योर चिल्ड्रन फैमिली. बच्चों की शादी हो जाएगी, वो आपके साथ ट्रैवल नहीं करने वाले. आपकी बेटी बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, वो आपके साथ ट्रैवल. फिर आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ आप करोगे क्या? तो ये एक बड़ा डिसीजन के पीछे हम इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं ना, वो हमें 25 साल बाद समझ में आता है. सो दैट इज घर. तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास अपनी सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करता है ना, वो घर से जुड़े हुए रॉन्ग डिसीजंस की वजह से ही करता है. एंड ब्लैंकेटली मैं कह रहा हूँ कि इतने लोगों से जब मैं बात करता हूँ, उसमें मैक्सिमम सबके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, मेरी EMI चल रही है. भाई क्यों नहीं पता, बस लेना था इसलिए लिया. आई थिंक वैसे हमने बहुत सारी चीजें ले ली, पर ये नहीं ली. वो लोग दे आर फार मोर प्रूडेंट इन दैट डिसीजन. US has a lot of home ownership. Is it? This always has had. वहाँ पे, बट वहाँ पे there is a logic. बहुत डिफरेंट लॉजिक है. आपको EMI versus rent क्या है, वो भी आपको रेंटल यील्ड इंडिया जितना लो हार्डली कहीं पर नहीं. यानी प्राइसेस आई हैं, तो इसीलिए मतलब दुबई में भी रेंटल यील्ड कवर्स योर इंटरेस्ट प्लस समथिंग. करेक्ट. सो इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे आई कम फ्रॉम मारवाड़ी बैकग्राउंड, तो मारवाड़ी में बोलता है कि यार रेंट पे तुमने पैसा दे दिया तो वो तो वापस आना ही नहीं है. बट वो मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि रेंट वर्सेस में EMI क्या देता है. EMI में ब्याज जो थे वो भी थोड़ी वो भी वापस नहीं आने वाला, और 3 गुना ज्यादा दे रहा हूँ. आज मैं 3 लाख रेंट दे रहा हूँ, तो वहां 10 लाख EMI लगेगा. और एक फाइनल चीज, मैं सी एज आई सेड आई एम नेवर अगेंस्ट, बट जहां भी आप रहते हो, सपोज आफ्टर 5 years आई वांट टू शिफ्ट टू दुबई, और ये मैं कल शिफ्ट हो रहा हूँ, पहले मैं 2 साल रेंट पे रहूंगा. करेक्ट.
मैं इमीडिएटली खरीद के नहीं जाऊंगा। Correct. बस वहां मन लगेगा नहीं लगेगा कैसा है, 2 साल रहो, लुक एट द अराउंड सराउंडिंग्स देखो, फिर कैलकुलेट डिसीजन लेके आपको खरीदना है तो खरीदो। बहुत बार मैंने देखता हूँ लोग पुणे में जॉब लगी, पुणे शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, पहले घर खरीद लिया, पहले घर खरीद लो। बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, काम चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता, पहले घर खरीद लो। आई थिंक दैट्स अ टेरिबल डिसीजन। I think that was a very very insightful conversation. More than insightful, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा motivational conversation था. To do right things, to do right with your investments, to make right purchases at the right stages of your life. क्योंकि जब obviously 80 years of wisdom एक साथ बैठेगा, ठीक है, I'm cutting mine. 80 years of wisdom जब एक साथ बैठेगा तो obviously we'll have those conversations, those pointers. So thank you to all three of you. सेम समय पे साथ में एक ही जगह पे आप आए और आपने हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। Thank you. Thank you. Our pleasure. Thank you.